उन दोनों की आवाज़ सुनकर बिस्तर पर लेटे उस छोटे से बच्चे में कुछ हलचल हुई। आरव, तुम सो रहे हो क्या? जैसे ही रोशनी के मुंह से आरव निकला, बिस्तर पर लेटा वो बच्चा झटके से उठा और मुड़ा। उसकी अंगूर जैसी गोल आंखें सीधे रोशनी को घूर रही थीं। मॉम! उसका प्यारा सा मासूम चेहरा किसी परियों की कहानी के छोटे राजकुमार जैसा खूबसूरत था, और उस बाग वाले पायजामे ने उसकी क्यूटनेस में 4 चांद लगा दिए थे। वो उसका प्यारा आरव ही था। रोशनी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने उसे आंख मारी और पूछा, क्या मैं तुम्हें आरव बुला सकती हूँ? मॉम! आरव का पहला मन तो यही किया कि दौड़कर उसकी बाहों में छिप जाए, लेकिन रोशनी के बगल में आर्यन को देखकर वो अचानक रुक गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आसमान के तारों से भी ज्यादा चमक उठीं। उसे खुद पर काबू रखना था। वो सबके सामने रोशनी को मॉम नहीं बुला सकता था। आरव ने किसी तरह उसके गले लगने की अपनी तड़प को दबाया और अनजान बनने का नाटक करते हुए अपनी प्यारी सी बचकानी आवाज में जवाब दिया, बुला सकती हो। रोशनी की उंगलियां बेकरारी से मचल रही थीं और वो 1 सेकंड भी और इंतजार नहीं कर पा रही थी। उसने अपने बगल में खड़े आर्यन की तरफ देखा और कहा, मिस्टर आर्यन, मैं आरव का चेकअप करना चाहती हूँ। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकते हैं? और क्या आप सुइयां तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हैं? आर्यन ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोशनी सच में इलाज कर सकती है। उसने बस उसकी मेडिकल पढ़ाई के बारे में जाना था और सोचा था कि ये उन दोनों के लिए एक दूसरे को जानने का अच्छा मौका होगा। लेकिन अगर वो कह रही थी कि वो कर सकती है, तो वो यकीनन कर सकती है। तुम्हें किस तरह की सुइयां चाहिए? रोशनी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना फ़ोन निकाला। पहले एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, तो उसने सफाई देते हुए कहा, मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं आपको उनकी तस्वीरें भेज दूंगी। आपके लिए उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा, वरना ऐसे समझाना बहुत मुश्किल होगा। आर्यन ने बिना कोई सवाल किए उसके बोलने के दौरान ही अपना फ़ोन निकाल लिया था और उसे ऐड करने के लिए अपना व्हाट्सएप खोल लिया था। मैंने कभी व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया। उसका मतलब था कि वो व्हाट्सएप पर समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन वो उसे अपना इकलौता कॉन्टैक्ट बना सकता था। लेकिन रोशनी इस बात की गहराई बिल्कुल नहीं समझ पाई। खैर, अगर उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो नहीं किया, इससे तस्वीरें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। कोई बात नहीं, रोशनी ने उसे व्हाट्सएप पर ऐड किया, अपने फ़ोन में तस्वीरें खोजी, उसे एक एक करके भेजी और फिर ऊपर देखकर कहा, बस यही चाहिए, ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत ना आ जाए। इस तरह से हिदायत मिलना आर्यन के लिए पहली बार था। उसने कमरे में मौजूद उन दोनों को गहरी नज़र से देखा और फिर रोशनी से कहा, मैं इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। बेफिक्र रहिए मिस्टर आर्यन, वो अपने ही बेटे का अच्छे से ख्याल तो रखेगी ही। आरव, आंटी की बात मानना, मैं अभी वापस आता हूँ। एक नर्म मीठी आवाज़ में जो बहुत आज्ञाकारी लग रही थी, आरव ने कहा, ठीक है। फिर आर्यन अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला गया। रोशनी ने इंतजार किया कि आर्यन के कदमों की आवाज़ पूरी तरह गायब हो जाए। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया, बेताबी से दौड़कर पास गई और अपने सामने बैठे उस छोटे से बच्चे के नर्म गालों को खींचे बिना नहीं रह पाई। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मम्मी की याद आई? उस प्यारे और समझदार छोटे से बच्चे ने अचानक अपना चेहरा घुमा लिया। पहले उसने रोशनी का हाथ झटका, फिर उसकी आंखें लाल हो गई और उसने जल्दी से अपने आंसुओं को वापस अंदर धकेल दिया। उसकी पहले वाली उदासी गायब हो गई थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था। उसने गुस्से में नाक सिकोड़ी, पर अब वो ज्यादा फुर्तीला लग रहा था। क्या तुमने मुझे छोड़ नहीं दिया था? उसे रोने से खुद को रोकते देख रोशनी के दिल में गहरी चुभन हुई और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। प्यार से भींचते हुए बोली, मैं अपने छोटे से बच्चे को कैसे छोड़ सकती हूँ? हे, तुम मुझे बोझ समझकर पापा के पास छोड़ गईं, मुझे चकमा देने का प्लान बनाया और फिर किसी और आदमी के साथ भाग गईं। आरव की बड़ी बड़ी आंखें, जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती थीं, उसके राजकुमार जैसे छोटे से चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थीं, लेकिन अब वो गुस्से से सिकुड़ गई थी। उसने अपना मुंह फेर लिया और उसे पहचानने से इनकार करते हुए बोला, मुझे सब समझ आ गया है, तुम बस मुझे नहीं चाहती थी। तुमने मुझसे वापस आने का झूठ बोला था। मैंने पूरे 1 हफ्ते तुम्हारा इंतजार किया और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। तुम मुझे नहीं चाहती। आ गया है एपिसोड 6। सब्सक्राइब कर दो और हर एक कमेंट को हार्ट मिलेगा, तो एक कमेंट तो कर सकते हो। मजा लो कहानी का। थैंक यू। रोशनी के दिल में जैसे गांठ सी पड़ गई। उसने उसके छोटे से चेहरे को चूमा और जल्दी से अपना हाथ उठाकर कसम खाते हुए बोली, कभी नहीं। मैं तो बस यही सोच रही थी कि तुम तक कैसे पहुंचूं। मैंने तुम्हें छोड़ने का कभी सोचा भी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या मैं आ नहीं गई? आरव, जो उसकी बाहों में था, उसे अपनी माँ की वही जानी पहचानी और प्यारी सी महक आ रही थी। इससे उसके पूरे हफ्ते की उदासी थोड़ी कम हुई और वो धीरे धीरे शांत होने लगा। माँ, मुझे घर जाना है।
यहाँ एक बहुत बड़ा घर था। एक दादी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी और एक पापा भी थे, लेकिन उसे अपने घर जाना था। उसे सिर्फ अपना परिवार, अपनी प्यारी माँ चाहिए थी। उसे और कोई नहीं चाहिए था। मैं घर कब जा सकता हूँ? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक उम्मीद थी। रोशनी उन आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने अपनी नज़रें चुरा ली और अपने दिल के दर्द को दबाते हुए समझाने लगी। आरफ, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी परेशानी है। मम्मी उसे ठीक करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इसका पूरा इलाज मेरे पास नहीं है। देखो, जब भी तुम्हें तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है ना, और मम्मी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। तुम्हारे पापा के पास एक खास दवा है। भले ही वो तुम्हें एकदम से ठीक न कर पाए, लेकिन कम से कम दर्द तो कम कर सकती है। क्या हम थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं? एक बार मम्मी को वो दवा मिल जाए जिससे तुम पूरी तरह ठीक हो सको, तो मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगी। तब तक वो अपने बच्चे को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाएगी जहाँ कोई उन्हें ढूंढ न सके, और वो तभी वापस आएगी जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा और खुद वापस आना चाहेगा। बस ये आर्यन। रोशनी को सिर में दर्द महसूस होने लगा। आर्यन की नज़रों के सामने से चोरी करना, वो भी उसके खानदान के सबसे कीमती चिराग को, ये तो चांद तारे तोड़ लाने जितना मुश्किल था। जब सही वक्त आएगा तो उसे बहुत सोच समझकर योजना बनानी होगी। आरिफ की खूबसूरत बड़ी आंखों ने उसकी परेशानी भांप ली। वो थोड़ा नाराज था, लेकिन अब उसकी नाराजगी दूर हो गई थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए, रोशनी को गले लगाया और उसकी ठुड्डी पर किस करते हुए अपने उसी प्यारे से अंदाज में बोला, रोशनी ने उसे गले से लगा लिया, प्यार से सहलाया और पुचकारा। उसने उसे एक परियों की कहानी सुनाई, उसके लिए गाना गाया और आखिरकार उस नन्हे से शैतान को थपकी देकर सुला ही दिया, जो कुछ देर पहले रोने ही वाला था। जब उसे तसल्ली हो गई कि आरव गहरी नींद में सो चुका है, तो वो काफ़ी देर तक बिस्तर के पास खड़ी रही। उसका बस चलता तो वो बिस्तर पर सो रहे अपने बच्चे की तस्वीर अपनी आंखों में बसा लेती और उसे अपने साथ ले जाती। फिर उसने दबे पांव चलकर उसकी पानी की बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे अच्छे से कंबल उड़ा दिया। आर्यन अंदर आया और उसने ये सब देखा। माँ बेटे का ये प्यारा सा नज़ारा देखकर उसका दिल भी पिघल गया। वो रोशनी के पास गया, जो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे आर्यन के आने की भनक तक नहीं लगी। आर्यन ने उसे कुछ देते हुए अपनी आवाज़ से उस खूबसूरत सन्नाटे को तोड़ा। देखो, क्या तुम्हें यही चाहिए था? रोशनी अचानक चौंक गई और पीछे मुड़कर उसे देखा। अपना दिल थामते हुए उसने आर्यन के हाथ से सामान लिया। मुझे देखने दीजिए। उसने सब कुछ चेक किया, कुछ भी गायब नहीं था और सब बहुत अच्छी क्वालिटी का था। हाँ, यही है। आर्य ने बिस्तर पर सो रहे बच्चे को देखा और कहा, वो सो रहा है तो क्यों ना हम ये किसी और दिन करें? रोशनी ने बिना ऊपर देखे सुइयों की लाइन में से एक चांदी की सुई निकाली। कोई बात नहीं, मैंने सुई वाले इलाज का एक ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे दर्द नहीं होता और असर भी होता है। मैंने अभी उसे चेक किया है और आपके बेटे के लिए ये तरीका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये घबराहट और नसों की परेशानी का मिलना जुला असर है। हालांकि मेरा तरीका उसकी बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम कुछ असर तो करेगा। बेशक इसका असर होगा। जब उसे पता चला था कि अंग्रेजी दवाइयाँ उसके प्यारे बेटे की बीमारी ठीक नहीं कर सकती, तो उसने एक गुरु से ये प्राचीन आयुर्वेदिक और एक्यूपंक्चर का तरीका सीखा था। वो हमेशा से अपने बच्चे के इलाज के लिए यही तरीका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इस तरीके का असर धीरे धीरे होता था। जब उसने पहली बार अपने बच्चे को दर्द से तड़पते हुए देखा था, तभी उसका दिल बैठ गया था और उसे वापस भेजने का फैसला किया था, वरना वो अपने बच्चे से कभी दूर नहीं होती। इलाज करते वक्त मुझे शांति चाहिए। अगर मिस्टर आर्यन आपको यहाँ अजीब लग रहा है तो आप किनारे खड़े होकर देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बात मत कीजिएगा और मेरा ध्यान मत भटकाइएगा। उसने गंभीर और सच्चे चेहरे पर एक स्वाभाविक सी चमक थी, जिसने आर्यन का ध्यान भी बरबस अपनी ओर खींच लिया। मैं यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रोशनी ने बिना वक्त बर्बाद किए आरव का इलाज यानी एक्यूपंक्चर शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही जटिल और बारीकी वाला काम था, खासकर इसलिए क्योंकि आरव की बीमारी बहुत दुर्लभ थी, जिसमें सुइयों को लगाने के लिए ज़बरदस्त सटीकता की ज़रूरत थी। रोशनी पूरी तरह एकाग्र थी और देखते ही देखते उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब उसने आखिरी सुई निकाली, तब तक आरव के चेहरे की रंगत साफ तौर पर लौट आई थी। उसने लापरवाही से अपने माथे का पसीना पोंछा, सुइयां समेटी और उसकी आंखों में एक चमक थी। हो गया। मेरे पास एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी है। आपको ये जड़ी बूटियां उबालकर आरव को इसमें बिठाना यानी नहलाना होगा, हफ्ते में 2 बार। मुमकिन हो तो रात को सोने से पहले। ये शरीर के लिए सबसे अच्छा है। मैं आपको इसकी विधि थोड़ी देर में भेज दूंगी। बोलने के बाद रोशनी को लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई है। भले ही वो जानती थी कि आयुर्वेद और पुरानी चिकित्सा पद्धति में उसका ज्ञान किसी से कम नहीं था, लेकिन दूसरों की नज़रों में वो एक ऐसी लड़की थी जिसके पास अभी कॉलेज की डिग्री तक नहीं थी। उसे खुद पर भरोसा था,
लेकिन आर्यन उस पर यकीन क्यों करेगा, इसकी कोई ठोस वजह नहीं थी। रोशनी को थोड़ा अजीब लगा। अगर आपको ठीक ना लगे तो आप किसी और डॉक्टर से इसकी जांच करवा सकते हैं। आर्यन ने अपनी नज़रें उससे हटाईं और उसके हाथ से सुइयों का पैकेट ले लिया। ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। रोशनी हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है। लेकिन आर्यन पहले ही आगे बढ़ चुका था और उसे उसके पीछे जाना पड़ा। उसने सोते हुए आरव को आखिरी बार एक ममता भरी नज़र से देखा और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन की माँ और बाकी लोग पिछले 2 घंटे से नीचे इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उन दोनों को नीचे आते देखा, वो तुरंत पास आईं। आर्यन, आरव अब कैसा है? आर्यन की नज़रें अपनी बगल में खड़ी रोशनी पर टिकी थीं। उसने अपनी माँ से कहा, उसके चेहरे की रंगत अब काफ़ी बेहतर है और वो अभी सो रहा है। आर्यन की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोशनी को ऐसे देखने लगीं जैसे वो उनके लिए कोई मसीहा हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आरव का इलाज करने की वजह से आर्यन की माँ यानी श्रीमती शर्मा अब दिल से रोशनी को पसंद करने लगी थीं। उन्होंने उत्साह में उसे न्योता दिया। मिस रोशनी, क्यों ना आज आप हमारे साथ दोपहर का खाना खाएं? रोशनी अभी बोल ही रही थी, तभी आर्यन उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और साथ ही बोला, उसे कुछ और ज़रूरी काम है। रोशनी ने उसे तिरछी नज़र से देखा। वो मना तो करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन की माँ को कैसे कहे। आर्यन ने उसके मन की बात इतनी जल्दी कैसे भांप ली? श्रीमती शर्मा थोड़ी निराश हुई, लेकिन फिर भी बोली, ठीक है, फिर कभी सही। आर्यन, वैसे भी तुम बाहर जा ही रहे हो, तो क्यों ना तुम मिस रोशनी को छोड़ते हुए जाओ? उन्होंने बड़े उत्साह से सुझाव दिया। रोशनी ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए मना किया, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्यन अपनी पूरी शान से खड़ा हो गया और बोला, ठीक है। रोशनी के मन में आया, क्या इसे मेरे चेहरे पर लिखा ना दिखाई नहीं दे रहा? आर्यन की माँ ने बड़े प्यार से उन्हें विदा किया। अब रोशनी के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो आर्यन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हवेली से बाहर आ गई। यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। आर्यन अचानक रुका। मिस्टर आर्यन, तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी बुलाकर चली जाऊंगी। रोशनी ने उसे पीछे से आवाज दी। ये कोई बहुत सुनसान इलाका नहीं था, यहाँ आसानी से टैक्सी मिल सकती थी। वो लंबा और हैंडसम शख्स रुका। उसकी गहरी काली आंखें रोशनी पर टिक गईं। क्या तुम्हें मेरे साथ रहना बुरा लगता है? अरे, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, है ना? रोशनी ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे के नैन नक्शे इतने तीखे और मर्दाना थे कि रोशनी के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। रोशनी, खुद को संभाल, इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है? उसने खुद को डांटा। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि मैंने शायद गलत अंदाजा लगाया है। आर्यन की आंखों में एक हल्की सी शरारत भरी चमक आई। उसने कार की चाबी घुमाई और बोला, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। रोशनी उसे देखती रही और अपने तेज धड़कते दिल पर हाथ रख लिया। उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी उसके साथ फ्लर्ट किया गया है। क्या ये उसका वहम था? यकीनन ये वहम ही होगा, है ना? जल्द ही आर्यन की काली बेंटले आकर रुकी और खुद सीईओ ने रोशनी के लिए कार का दरवाज़ा खोला। अंदर आओ, उसने सादगी से कहा। जैसे ही रोशनी अंदर बैठी, उसे अपने कान के पास एक गर्म सांस महसूस हुई। आर्यन उसकी तरफ झुका और बड़े ही सहज अंदाज में उसकी सीट बेल्ट लगा दी। उसके पतले होंठ रोशनी के गालों को बस छूते छूते रह गए। सब ठीक है? शुक्रिया। रोशनी को अब कार में बैठने पर पछतावा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डाकू की गाड़ी में सवार हो गई हो। किस्मत अच्छी थी कि आर्यन ने बस सीट बेल्ट लगाने में उसकी मदद की और फिर पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया, वरना रोशनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो कांटों पर बैठी हो और वो एक सेकंड भी वहां और नहीं रुक पाती। गाड़ी बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही रोशनी किसी खरगोश की तरह फुर्ती से गाड़ी से बाहर निकली और भाग खड़ी हुई। शुक्रिया मिस्टर आर्यन। आर्यन ने उसका शुक्रिया तब सुना जब वो उसे किसी हवा के झोंके की तरह कंपनी के अंदर भागते हुए देख रहा था। आर्यन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रोशनी को ओझल होते हुए देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली। उसने एक हाथ से कॉल लगाया। कॉल तुरंत उठा लिया गया। मैंने सुना है कि विराज मीडिया फिल्म लौट आया मेरा प्यार बनाने जा रहा है। उसने पहले ही रोशनी के परिवार के बारे में सब पता लगा लिया था। रोशनी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली बहन रिया बार बार उसके रास्ते में कांटे बिछा रही थी। अगर केटी फिल्म्स के लोग इस फिल्म को शूट करते तो रोशनी इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेती। आर्यन अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग व्हील को थपथपा रहा था। केटी फिल्म से संपर्क करो। लौट आया मेरा प्यार की मुख्य अभिनेत्री यानी लीड हीरोइन हमारी ही कोई कलाकार होनी चाहिए। जी मिस्टर आर्यन। असिस्टेंट को पता था कि बड़े बॉस का हुक्म है तो इसे हर हाल में पूरा करना होगा। कंपनी के अंदर रोशनी की कार से उतरने के कुछ ही देर बाद उसे केटी फिल्म्स से एक कॉल आया। हेलो ईशा। ईशा केटी फिल्म्स में नए कलाकारों की डायरेक्टर थी। तुमने अभी फ़ोन क्यों नहीं उठाया?
खैर, मुझे ऊपर से एक नोटिस मिला है। कंपनी की सभी महिला कलाकारों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। क्या तुम पहुंच गई हो? अगर हाँ, तो सीधे चौथी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ। मीटिंग? कैसी मीटिंग? रोशनी काफी उलझन में थी, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी कंपनी के नीचे ही हूँ, मैं तुरंत ऊपर आती हूँ। शुक्रिया ईशा। ईशा ने अपनी तरफ से एक छोटी सी हिंट दे दी, शायद कोई अच्छी खबर है, जल्दी ऊपर आओ। ठीक है। रोशनी ने फोन रखा और लिफ्ट की तरफ दौड़ी, सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की ओर। चौथी मंजिल पर लिफ्ट रुकी और जैसे ही रोशनी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर पहुंची, उसने देखा कि कमरा खचाखच भरा हुआ था। उसके अलावा केटी फिल्म्स की लगभग सभी महिला कलाकार वहां मौजूद थीं। यहां तक कि कंपनी की सबसे बड़ी स्टार जानवी भी वहां खड़ी थी। उनके अलावा वहां कायरा भी थी, जिसने हाल ही में एक सुपरहिट ड्रामा किया था, और प्राची भी, जो पिछले अवार्ड शो में रिया के साथ नॉमिनेट हुई थी, लेकिन रिया से हार गई थी। इसके अलावा ढेर सारी छोटी मोटी और रोशनी जैसी नई लड़कियां भी थीं, जिनका अभी इंडस्ट्री में कोई नाम नहीं था। आखिर ये सब तमाशा किस लिए है? रोशनी ने मन में सोचा। बड़े सितारे नए लोगों को घास भी नहीं डाल रहे थे और अपने छोटे छोटे गुट बनाकर बैठे थे। तभी शोर बढ़ा और एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसने काफी चटकीले कपड़े पहने थे और बालों में छोटी छोटी चोटियां बनाई हुई थी, अपने असिस्टेंट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसका नाम लोकेश था। उसके आते ही सभी लड़कियां चुप हो गईं और उसकी चापलूसी करने के लिए आगे बढ़ने लगीं। कंपनी की लाडली जानवी सीधे उसके पास गई और बड़े प्यार से पूछा, लोकेश, आज इतनी जल्दी में हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? जानवी, तुम भी यहाँ हो? लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर से एक बड़ी खबर आई है। जानवी ने हैरानी से अपनी भौएं चढ़ाईं। ऐसी क्या खबर है जिसके लिए हम सबको इकट्ठा करना पड़ा? सब लोग यहाँ हैं तो मैं एक ही बार में बता देता हूँ। लोकेश ने गला साफ किया और पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। तुम सबको पता है कि विराज मीडिया फिल्म लौट आया मेरा प्यार बनाने जा रहा है ना? मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री यानी लीड हीरोइन का चुनाव हमारी कंपनी से किया जाएगा। तैयार हो जाओ, परसों रॉयल होटल में स्क्रीन टेस्ट होंगे और हमारी कंपनी की हर आर्टिस्ट, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या नहीं, सबको ऑडिशन देने का मौका मिलेगा। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कमरे में हंगामा मच गया। लेकिन ये फिल्म तो विराज मीडिया की है, वो हमारी कंपनी से हीरोइन क्यों चुन रहे हैं? क्या खबरों में ये नहीं था कि मिस्टर समीर ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रमोट करने के लिए करोड़ों में इस फिल्म के राइट्स खरीदे हैं? अगर वो हीरोइन बदल रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि रिया को साइड रोल दे दिया गया है? क्या बात कर रहे हो? रिया की टीम ने तो हर जगह ढिंडोरा पीट दिया था कि वो इस फिल्म की लीड है। अब अगर उसे हटा दिया गया तो ये तो उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा। क्या मिस्टर समीर ये बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएंगे? लोकेश ने तालियां बजाकर सबको शांत किया। बस, वो हमारी कंपनी से किसी को क्यों चुनना चाहते हैं ये तुम्हारी सरदर्दी नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि अच्छे से तैयारी करो। इस बार सबके पास मौका है। दरअसल उसे ऊपर से आदेश मिला था कि दोनों कंपनियों के बीच हाथ मिला लिया गया है और लौट आया मेरा प्यार के लिए वो केटी फिल्म्स की ही किसी लड़की को चुनेंगे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक फैसला कैसे लिया गया। फिल्म की कहानी अच्छी थी, लेकिन विराज मीडिया खुद भी इसे बना सकता था। खैर, ऊपर से हुक्म आया था तो उसे बस आगे पहुंचाना था। लीड हीरोइन के अलावा बाकी किरदारों के लिए भी पूरी इंडस्ट्री से ऑडिशन लिए जाएंगे और फिल्म के थीम सॉन्ग यानी मुख्य गीत के लिए भी किसी नए चेहरे की तलाश है, तो तुम लोग उसके लिए भी तैयारी कर सकती हो। कॉन्फ्रेंस रूम फिर से उत्साह से गूंज उठा। केटी फिल्म्स की कई लड़कियां सिर्फ एक्टिंग नहीं करती थीं, बल्कि सिंगिंग भी करती थीं। ऐसी बड़ी फिल्म में गाना गाना शोहरत पाने का बहुत बड़ा मौका था। जब रोशनी ने सुना कि रिया के हाथ से ये रोल निकल गया है तो उसे मन ही मन एक सुकून मिला। लौट आया मेरा प्यार। रोशनी ने अपनी पलकें झुकाईं और अपनी आंखों की चमक को छिपा लिया। उसे लगा कि इस फिल्म के लिए मुकाबला करना तो बनता है, लेकिन वो हीरोइन बनने के लिए मुकाबला नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, आ गया है एपिसोड 7। सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं। इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों को केटी फिल्म्स और विराज मीडिया के इस महागठबंधन की खबर मिल चुकी थी और वो ये भी जानते थे कि लौट आया मेरा प्यार की लीड हीरोइन केटी फिल्म से ही चुनी जाएगी। रिया ने जिस तरह से हर जगह अपने नाम का ढिंडोरा पीटा था और पीआर करवाया था, उसे देखते हुए इंडस्ट्री के कई लोग उसका मजाक बनते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विराज मीडिया के एक्सक्लूसिव वीआईपी मेकअप रूम के बाहर से गुजरते हुए स्टाफ को अंदर से चीजों के टूटने और जमीन पर पटकने की आवाजें आ रही थी। वो एक दूसरे को देखकर इशारे कर रहे थे। आखिरकार वो भविष्य की मालकिन का एक्सक्लूसिव मेकअप रूम जो था। अंदर का नजारा। विया ने गुस्से में अपने महंगे परफ्यूम की आखिरी बोतल भी जमीन पर दे मारी, जो चकनाचूर हो गई। इसके बाद ही उसकी उखड़ी हुई सांसें थोड़ी शांत हुईं। तब जाकर उसकी मैनेजर ने डरते डरते पास आने की हिम्मत जुटाई और उसे मिनरल वाटर की बोतल देते हुए कहा, रिया, थोड़ा पानी पी लो। मुझे नहीं चाहिए। उसने उसका हाथ झटक दिया। उसके सीने में अभी भी गुस्से की आग भड़क रही थी।
लौट आया मेरा प्यार की लीड हीरोइन केटी फिल्म से ही क्यों चुनी जानी थी? उसने तो सबको बता दिया था कि ये फिल्म उसकी झोली में है और अब अचानक उसे बताया जा रहा है कि हीरोइन बदली जा रही है। क्या ये उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा नहीं था? जो बात उसे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो ये थी कि रोशनी भी केटी फिल्म्स में ही थी। हालांकि रोशनी जैसी फ्लॉप और बदनाम लड़की को ये बड़ा मौका मिलने के चांस ना के बराबर थे, लेकिन रिया ये नहीं भूली थी कि रोशनी के पास एक बेहद खूबसूरत चेहरा था। इस इंडस्ट्री में ऊपर चढ़ने के दो ही रास्ते थे, तगड़ा बैकग्राउंड या फिर जिस्म। रोशनी के पास कोई बैकग्राउंड यानी पैसा और पहुंच नहीं था, लेकिन उसका वो चेहरा आदमियों को पैसे की तरह ही अपने ओर खींचता था। खासकर तब जब उसने केटी फिल्म्स के मैनेजमेंट से रोशनी को बाहर निकालने की बात की थी, तो उनका सीधा जवाब आया कि रोशनी को अभी अभी लौट आया मेरा प्यार के ऑडिशन का मौका मिला है, इसलिए वो कहीं नहीं जा रही है। उन्होंने तो रिया का भेजा हुआ महंगा तोहफा तक वापस कर दिया था। रिया का शरीर गुस्से से कांप रहा था, खासकर जब उसे याद आया कि कैसे रोशनी ने मीडिया के सामने उसकी बेइज्जती करवाई थी। इस बात में उसे सच में पागल कर दिया था। उसकी मैनेजर ने चुपचाप पानी की बोतल नीचे रखी और बहुत सोच समझकर अपने लफ्ज चुने। रिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग केटी फिल्म से हीरोइन चुनेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि ये खबर पूरी तरह से पक्की भी है या नहीं। तो मिस्टर समीर को कॉल करके उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? रिया का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने अपने हाथ से पानी की बूंदें पोंछते हुए कहा, समीर अभी बाहर है। उसने ये खबर सुनी है और कहा है कि वो मुझे राजवाड़े जैसी बड़ी फिल्म में तीसरी हीरोइन का रोल दिलाने में मदद करेगा। समीर के विदेश जाते ही लौट आया मेरा प्यार की लीड हीरोइन का रोल केटी फिल्म्स की आर्टिस्ट को दे दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे समीर के परिवार ने अभी भी उसे पूरी तरह से अपना नहीं माना था। रिया ने लापरवाही से अपना इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर फेंक दिया और उसके होठों पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। क्या फर्क पड़ता है अगर समीर उसे नीचा समझता है? जब तक समीर मुट्ठी में है, आज नहीं तो कल वो विराज मीडिया की मालकिन बनकर ही रहेगी। सच में? रिया, मिस्टर समीर तो तुम्हारे लिए सच में बहुत अच्छे हैं। उसकी मैनेजर का चेहरा हैरानी और खुशी से खिल उठा और उसने तुरंत उसे बधाई दी। इस इंडस्ट्री में जहां हर किसी की हैसियत साफ तौर पर बटी हुई थी, वहां टॉप की स्टार बनने का मतलब था बड़े पर्दे की फिल्मों में एंट्री मारना। हालांकि रिया ने एक सुपरहिट टीवी सीरियल में काम किया था, लेकिन वो फिर भी छोटे पर्दे का ही काम था। एक बड़ा अवार्ड जीतने के बाद भी वो मुश्किल से दूसरे दर्जे यानी सेकंड ईयर की सेलिब्रिटी बनने के कगार पर थी। नंबर 1 हीरोइन बनना तो अभी दूर की बात थी, लेकिन बड़े बजट की फिल्म राजवाड़े में तीसरी हीरोइन का रोल मिलना एकदम अलग बात थी। इसलिए उसकी मैनेजर इतनी खुश थी। जिन कलाकारों के पास तगड़ा बैकग्राउंड होता है, उनके मजे ही मजे हैं। उन्हें काम या मौकों की चिंता नहीं करनी पड़ती। अच्छे मौके खुद चलकर उनके दरवाजे पर आते हैं, जिससे उनका सालों का संघर्ष बच जाता है। ठीक ही है, रिया को मनी बन अपनी तारीफ सुनकर बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये जाहिर नहीं होने दिया। उसके होठ हल्के से मुड़े और वो नखरे दिखाती हुई बोली, बस अफसोस इस बात का है कि ये सिर्फ तीसरी हीरोइन का रोल है। मैनेजर को डर था कि रिया कहीं मुंह ना भुला ले, इसलिए वो जल्दी से बोली, रिया, तुमने अभी अभी बड़े पर्दे फिल्मों पर कदम रखा है। अगर शुरुआत में ही तुम्हें बहुत बड़े रोल मिल गए तो शायद दर्शक उसे बचा ना पाए। मिस्टर समीर ने तुम्हें तीसरी हीरोइन का रोल दिलाते वक्त जरूर ये बात सोची होगी, वरना मिस्टर समीर की जो हैसियत है, उनके लिए तुम्हें लीड हीरोइन बनाना बाएं हाथ का खेल था। मिस्टर समीर बस तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रहे हैं। ये बात तो वो जानती ही थी। रिया का मूड अब काफी बेहतर हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने लौट आया मेरा प्यार के बारे में सोचा, उसे फिर से थोड़ी चिढ़ होने लगी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लौट आया मेरा प्यार? कई सालों से उसके साथ काम कर रही मैनेजर तुरंत समझ गई कि रिया क्या सोच रही है। वो फौरन बोली, मैं रोशनी को आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तुम फिक्र मत करो। केटी फिल्म्स की टॉप हीरोइन जानवी है और कृतिका और प्राची भी अभी उनके चहेते हैं। केटी फिल्म्स किसी भी हाल में एक फ्लॉप और अनजान लड़की को नहीं चुनेगी, भले ही उसका चेहरा खूबसूरत हो। तो क्या, ज्यादा से ज्यादा उसे किसी नौकरानी का छोटा मोटा रोल मिल जाएगा। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक और खुशी दिखाई दी। जाहिर है कि उसे ये बात बहुत पसंद आई थी। वो बोली, मेरी बहन कभी नेशनल क्रश हुआ करती थी, हो सकता है कि डायरेक्टर को वो पसंद आ जाए। तुम्हें फिर भी जाकर डायरेक्टर को पहले ही बता देना चाहिए कि वो मेरी बहन का खास ख्याल रखे। और उसके खास ख्याल रखने का मतलब था कि रोशनी को पहले ही राउंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। मैनेजर तुरंत समझ गई, रिया तो रोशनी को नौकरानी का रोल भी नहीं देना चाहती थी, वो उसे पूरी तरह से इंडस्ट्री से गायब कर देना चाहती थी। समझ गई, मैं अभी डायरेक्टर से बात करती हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो, रिया ने टोका।
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी बहन ऑडिशन के लिए जाती है तो डायरेक्टर को उसे एक मौका देने का चांस दो। तुम इस इंडस्ट्री की नियम मुझसे बेहतर जानती हो, मौक़ों के लिए कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और इस लेन देन के दौरान अगर कोई गलती से तस्वीर खींच ले तो ये बहुत आम बात है। शायद मेरी बहन की किस्मत ही खराब हो और वो तस्वीर डायरेक्टर गलती से अपने दोस्तों को भेज दे और फिर वो इंटरनेट पे वायरल हो जाए, बस इतना ही। मैनेजर को लगा था कि वो बस रोशनी का करियर बर्बाद करना चाहती है। उसे अंदाजा नहीं था कि रिया इतनी निर्दयी और घटिया हो सकती है। सिर हिलाते हुए मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गई। अचानक कुछ याद आते ही रिया का गोरा चेहरा गुस्से से तन गया और दांत पीसते हुए उसने कहा, और उस मॉडल लड़की का क्या? कोई बहाना ढूंढो और उसे भी ठिकाने लगाओ। उसने जिया के आदमी के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की थी। वो पक्का अपनी जान से हाथ धोना चाहती थी। हालांकि बाद में समीर ने उसे समझाया था कि वो गले नहीं मिले थे। बस एक डिनर पार्टी में उस मॉडल ने बहुत ज़्यादा पी ली थी और समीर ने बस उसकी मदद की थी, जिसे मीडिया वालों ने कैमरे में कैद कर लिया और बात का बतंगर बना दिया। फिर भी जिया को ये बात बहुत चुभ रही थी, खास तौर पर जब उसे याद आता था कि कैसे रोशनी ने अपने खूबसूरत चेहरे के साथ उसके कान में फुसफुसा कर कहा था कि उसके चेहरे का रंग हरा यानी धोखे का रंग बढ़ गया है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके गले में कोई मक्खी अटक गई हो। भले ही वो उस मौले को बड़प्पन दिखाते हुए माफ कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। याद रखना, काम एकदम सफाई से होना चाहिए। रोशनी को लौट आया मेरा प्यार के आसपास भटकने की भी नहीं सोचनी चाहिए और ना ही इसके दम पर वापसी करने के सपने देखने चाहिए, वरना वो उसे इस देश में वापस आने के लिए रुला देगी। इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो रिया। उधर रोशनी, जिसे अभी अभी स्क्रिप्ट मिली थी, केटी के बिल्डिंग से अपने छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गई थी। पैसे कम होने की वजह से वो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा ही कमरा किराए पर ले पाई थी। उसने ये अपार्टमेंट इसलिए चुना था क्योंकि ये आरन के रॉयल गार्डन के इलाके के करीब था, ताकि वो अपने आरव के आसपास रह सके। शुरुआत में तो उसने सोचा था कि वो कोई इत्तेफाक से मिलने का नाटक करके धीरे धीरे आरव के करीब जाएगी, लेकिन उसने अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही हालात उसके काबू से बाहर हो जाएंगे। खैर, कम से कम उसका अपने प्यारे आरव से संपर्क तो हो गया था। हालांकि आरन के परिवार से दूर रहने का उसका जो पहला फैसला था, ये उसके बिल्कुल उलट था, लेकिन अब उसके पास आरव से किसी भी वक्त मिलने का एक जायज़ बहाना था। उसके लिए अभी सबसे ज़रूरी चीज़ थी पैसे कमाना, बहुत सारे पैसे कमाना। एक बार उसके पास काफ़ी पैसे आ जाएं तो वो अपने आरव को वापस ले सकती थी और आनुवांशिक बीमारियों की इलाज की रिसर्च में खुद पैसा लगा सकती थी। बहुत सारे पैसे कमाने के लिए सबसे पहले उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ शुरुआती रकम कमानी थी। रोशनी ने अपना बैग सोफे पर फेंका और स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगी। उसने अपना रास्ता पहले ही तय कर लिया था, एक ऐसा रास्ता जिससे रिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन सबसे पहले उसे तैयारी करनी थी। उसे अभी अभी कुछ सूरजमुखी के बीज मिले थे और वो चेहरे पर मास्क लगाते हुए उन्हें छील कर खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज की टिंग की आवाज़ आई। कौन हो सकता है? रोशनी ने स्क्रिप्ट नीचे रखी और अपना फ़ोन उठाया। व्हाट्सएप पर एक अनजान तस्वीर वाली चैट फ्लैश हो रही थी। धत तेरे की, मैंने किसी अजनबी को कब ऐड किया? ये देखने के लिए कि वो कौन है, उसने मैसेज खोला और चैट स्क्रीन पर उसे अंग्रेजी के 3 अक्षर दिखाई दिए, ARN। अच्छा, अब उसे याद आया, वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। मैसेज में बस एक सीधी सी लाइन लिखी थी, आज तुम्हारा मूड कैसा है? इसका क्या मतलब हुआ? उसने 2 बार फ़ोन चेक किया। सच में आर्यन ने सिर्फ यही एक लाइन भेजी थी, आज तुम्हारा मूड कैसा है? रोशनी के दिमाग में उस लंबे हैंडसम आदमी की तस्वीर उभर आई जो खुशी से झूम रहा हो। ये ख्याल इतना अजीब था कि वो आगे सोच ही नहीं पाई। अब वो इसका क्या जवाब दे? बहुत सोचने के बाद रोशनी ने जवाब भेजा, ठीक ठाक है। उसका मूड सच में ठीक ठाक था। आज उसने रिया को मुसीबत में फंसते देखा था और जो मौका उसे चाहिए था वो भी हथिया लिया था। आपका कैसा है? उसने भी शिष्टाचार के नाते पूछ लिया। हालांकि उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि बातचीत ही खत्म हो गई है, लेकिन उसने फ़ोन नीचे रखा ही था कि 10 मिनट के अंदर फिर से टिंग की आवाज़ आई। गुड नाइट, बिल्कुल आर्यन के चिरपरिचित अंदाज में, एकदम सीधा और साफ। गुड नाइट। रोशनी ने आखिरी शब्द टाइप किए और एक आह भरी, घड़ी की तरफ देखा और नहाने की तैयारी करने के लिए उठ खड़ी हुई। किसने सोचा था कि फ़ोन नीचे रखते ही वो फिर से बज उठेगा? हद है यार। रोशनी को लगा कि शायद आर्यन ने दोबारा फ़ोन किया है। वो थोड़े चिड़चिड़ेपन और घबराहट के साथ फ़ोन उठाने वापस गई, पर जैसे ही उसने स्क्रीन पर नाम कॉलर आईडी देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में बर्फीली ठंडक छा गई। फ़ोन पर वो 3 शब्द बार बार चमक रहे थे, जिससे साफ था कि सामने वाला उसे जवाब देने पर मजबूर करने पर तुला है। उसने गहरी सांस ली, फ़ोन कान से लगाया और ठंडे लहजे में बोली, क्या श्रीमती आरंभ को कुछ कहना है?
क्या अपनी सगी माँ से बात करने का तुम्हारा यही लहजा है? रोशनी इस आवाज को राख होने के बाद भी पहचान लेती। 5 साल पहले यही वो आवाज थी जिसने उसकी नाक पर उंगली रखकर गुस्से में उसे कोसा था। रोशनी, अगर तुम्हारे पिता और दादी की इज्जत का सवाल ना होता तो मेरा बस चलता तो मैं तेरा गला घोट देती। तू मनहूस है। किसका पाप? नाजायज बच्चा पेट में पाल रही है तू? क्या तू बिना मुसीबत खड़ी किए नहीं रह सकती? जरा रिया को देखो और फिर खुद को देखो। दोनों ही मेरी ही बेटियां हो, पर तुम सिवाय मुसीबत खड़ी करने और खानदान की नाक कटाने की और कुछ नहीं जानती। तुम और किस काम की हो? आज दोपहर ही इस देश से निकल जाओ और इस जन्म में दोबारा कभी वापस मत आना। उस वक्त उसे अभी अभी पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। वो अस्पताल से चेकअप कराकर लौटी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी रिया ने उसके पीछे मीडिया वाले लगा दिए, जिन्होंने अस्पताल की तस्वीरें खींच ली और माया यानी उसकी माँ को सब बता दिया। उस पूरी प्रक्रिया में उसकी माँ ने उसे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया और तुरंत उसे गुनहगार मान लिया। रोशनी उस पल को कभी नहीं भूल सकती, जब उसकी शरीर का दर्द उसकी दिल के खालीपन के सामने कुछ भी नहीं था। एक ऐसा खालीपन जिससे होकर बर्फीली हवाएं आर पार निकल सकती थी। माया उससे बात करने के लिए बहुत बेताब लग रही थी। वो रोशनी को खामोश रहने का वक्त भी नहीं देना चाहती थी। उसने सीधे पूछा, क्या तुम देश वापस आ गई हो? पुरानी यादों से बाहर आते हुए रोशनी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आपको कैसे पता चला? क्या रिया ने आपको बताया? तो तुम सच में चोरी छिपे वापस आ गई हो। मुझे पता था कि तुम विदेश में टिककर नहीं बैठोगी। उसकी माँ ने उसी तिरस्कार भरे लहजे में मजाक उड़ाया जो कोई माँ अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल नहीं करती। जिया के पास और भी बहुत जरूरी काम है। उसके पास तुम्हारे बारे में गॉसिप करने का वक्त नहीं है। वो तो इमिग्रेशन में मेरी जान पहचान है। मैंने उनसे कह रखा था कि जैसे ही तुम्हारा रिकॉर्ड दिखे मुझे खबर कर दे, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता कि तुम वापस आ गई हो। श्रीमती, आराम को सच में मुझसे बहुत डर लगता है। बड़े अफसोस की बात है कि मैं आपके लिए वापस नहीं आई हूँ। रोशनी ने 2 टूक जवाब दिया। उसे इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि रिया ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया होगा। अगर रिया ने बात ना छेड़ी होती तो माया को शायद याद भी नहीं रहता कि उसकी कोई दूसरी बेटी भी है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन करूंगी? माया का लहजा रोशनी से भी ज्यादा बेरुखा था। रोशनी के कुछ कहने से पहले ही उसने चिढ़कर कहा, तुम्हारी दादी का जन्मदिन कुछ दिनों में है और वो पिछले 2 सालों से तुम्हारा ही नाम रट रही हैं। अगर तुम्हारी दादी का ख्याल ना होता तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें वहीं भेज देती जहां से तुम आई हो। अगले हफ्ते दादी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होना। कोई तुम्हें लेने आएगा और तुम्हें अंदर ले जाएगा। और याद रखना, जुबान संभाल कर चलाना, कोई उल्टी सीधी बात मत कहना। उल्टी सीधी बात ना कहने का सीधा सा मतलब था कि वो चुपचाप आए और किसी को ये ना पता चले कि वो वही बेटी है जिसने आरंभ खानदान की नाक कटाई थी। मैं नहीं आऊंगी। रोशनी के जवाब के बदले उसे सिर्फ फोन कटने की आवाज सुनाई थी। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने पहले ही फोन पटक दिया। धत तेरी की। रोशनी ने अपना गुस्सा दबाया और फोन बेड पर फेंक दिया। उसका मूड जो अभी अभी संभला था फिर से खराब हो गया। पर वो जन्मदिन की पार्टी, उसका सर फटने लगा। अगर आरंभ खानदान में कोई ऐसी चीज थी जिसके लिए उसके दिल में अभी भी थोड़ी जगह बची थी तो वो शायद सिर्फ बुजुर्गों की ममता थी। 1 हफ्ते में उसकी दादी का 70वां जन्मदिन था। अगर दादी चाहती थी कि वो आए तो वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर वो गई तो उसे रिया और उन जैसे कई घटिया लोगों का सामना करना पड़ेगा। उफ, रोशनी ने लंबी सांस भरी। भाई प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। आपका कमेंट पढ़कर ही मैं अगली वीडियो बना पाती हूँ। आपको तो पता ही है, एक लड़की के लिए झाड़ू पोछा करने के बाद क्या ही टाइम बचता है, उसमें भी हमको मेकअप करना है। फिर भी इतनी सारी मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रही हूँ और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, ये तो गलत बात है। पूरे 3 दिनों तक रोशनी अपने छोटे से अपार्टमेंट में बंद होकर स्क्रिप्ट की तैयारी करती रही। चौथे दिन लगभग दोपहर का वक्त था जब उसे आखिरकार उस फोन कॉल की याद आई। अपने कमरे में काफी सोच विचार और हिचकिचाहट के बाद उसने पार्टी में जाने का फैसला किया। उसने दादी के लिए खरीदा हुआ तोहफा लिया, पहनने के लिए एक साधारण सी ड्रेस चुनी, अपने अपार्टमेंट से निकली और राकेश अर्थात उसके पिता के भेजे गए पते पर जाने के लिए एक टैक्सी ले ली। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में आरंभ खानदान का रुतबा काफी बढ़ गया था। बड़ी मैडम के 70वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए नामी लोगों का तांता लगा हुआ था और होटल का दरवाजा लग्जरी गाड़ियों से भरा पड़ा था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रिया के अच्छे खासे नाम और विराज मीडिया के सपोर्ट की वजह से इस पार्टी में सिर्फ अमीर लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े फिल्मी सितारे भी आए थे। उन लग्जरी गाड़ियों और महंगे कपड़ों के बीच टैक्सी से आई रोशनी एकदम बेमेल लग रही थी, जैसे कोई सितारों की असिस्टेंट उनके साथ मुफ्त में आ गई हो।
किस्मत से उसे अंदर ले जाने के लिए जिस स्टाफ मेंबर की ड्यूटी लगी थी, उसे रोशनी को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसकी मदद से रोशनी गेट की कड़ी सिक्योरिटी पार करके अंदर पहुंच गई। होटल का 300 स्क्वायर मीटर का विशाल हॉल बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। हल्की हल्की बज रही संगीत की धुन और चल रही सर्विस की हलचल से वहाँ एक बेहद रईस और क्लासिक माहौल बन रहा था। बस यहीं थोड़ी देर इंतजार करो, मैडम अभी मेहमानों के स्वागत में बिजी हैं। जब वो फ्री हो जाएंगी तो खुद तुमसे मिलने आ जाएंगी। मुझे और भी काम है, इसलिए यहाँ वहाँ मत भटकना, समझे? उसे अंदर लाने वाले स्टाफ की आंखों में साफ नफरत और तिरस्कार झलक रहा था। पता नहीं मैडम क्या सोच रही थी जो इस लड़की को पार्टी में आने दिया। अगर किसी ने इसे पहचान लिया तो कितनी बेइज्जती होगी। रोशनी ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने स्टाफ की उस बेरुखी को देखा ही न हो और बड़े ही शांत भाव से बोली, समझ गई। वो आज यहाँ सिर्फ अपनी दादी को तोहफा देने आई थी, कोई तमाशा खड़ा करने नहीं। तोहफा देते ही वो वहाँ से चली जाएगी। स्टाफ मेंबर, जो वैसे भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, रोशनी का जवाब सुनते ही तुरंत अपने काम में लग गया। उसने शिष्टाचार के नाते रोशनी को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। रोशनी को अब इन सब रवैयों की आदत हो चुकी थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और अपने फ़ोन में गेम खेलते हुए इंतजार करने लगी। जब वो गेम में एक हत्यारे के रूप में धड़ाधड़ दुश्मन मार रही थी, तभी एक बेहद चुभने वाली आवाज़ आई, रोशनी, मुझे पता था कि ये तुम ही हो। वो आवाज़! रोशनी ने हल्की सी भौएं से कोड़ी, अपना सिर उठाया और जैसा कि उसे अंदेशा था, उसे आवाज़ से भी ज़्यादा इरिटेट करने वाला एक चेहरा दिखाई दिया। काव्या। उन्होंने सुपरहिट टीवी शो जलपरी में एक साथ काम किया था। रोशनी ने हीरो की बहन का रोल किया था, जबकि उस वक्त इंडस्ट्री में नई आई काव्या ने उसकी पक्की सहेली का किरदार निभाया था। शूटिंग के दौरान काव्या ऐसा दिखावा करती थी जैसे वो सच में उसकी बहुत परवाह करती हो, मानो वो दोनों असल जिंदगी में भी पक्की सहेलियां हों। इसी वजह से रोशनी उस पर भरोसा बैठी थी। लेकिन बाद में उसी अच्छी दोस्त ने रिया से पैसे खाकर रोशनी की ड्रिंक में नशा मिला दिया और मीडिया वालों को बुलाकर उस हालत में उसकी तस्वीरें खिंचवा दी। सच तो ये था कि उस पूरे कांड में रिया ने एक बार भी अपने हाथ गंदे नहीं किए थे, क्योंकि उसके पास इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत अच्छा मोहा था, काव्या। पिछले कुछ सालों में रिया और अपने अमीर शुगर डैडी के सपोर्ट की वजह से काव्या ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी पहचान बना ली थी और अब वो अपनी उम्र की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। रोशनी ने अपना फ़ोन रखा, पूरी तरह सजी धजी काव्या की तरफ एक झूठी मुस्कान फेंकी और मुड़कर जाने लगी, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। काव्या ने रोशनी को देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत की आंख भड़क उठी। उसने जिद में रोशनी का रास्ता रोक लिया। रोशनी, तेरी अभी भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तेरी जगह होती तो दुम दबाकर कहीं बहुत दूर भाग गई होती। उसके इस ताने पर रोशनी ने बड़े ही ठंडे लहजे में पलटवार किया, इसीलिए मैं तेरी जगह नहीं हूँ और मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। मुझे वो दुम दबाने वाली कला नहीं आती। उसकी उसे कुत्ता कहने की हिम्मत कैसे हुई? काव्या का खूबसूरत चेहरा अचानक गुस्से से तन गया। उसने रोशनी को धक्का देने के इरादे से अपना हाथ बढ़ाया। तेरा इस बात से क्या मतलब है? हटो। रोशनी का उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था। वो किनारे से निकलकर किसी दूसरी जगह इंतजार करने के लिए आगे बढ़ गई। लेकिन जब उसे लगा कि वो वहां से जा सकती है, तो एक पागल कुतिया उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। जैसे ही रोशनी किनारे हुई, काव्या ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। भारी मेकअप से सजे उसके चेहरे पर एक खतरनाक और शातिर भाव था और वो रोशनी को देखकर जहरीली मुस्कान दे रही थी। अचानक उसने अपने गले से अपना नेकलेस खींचा और उसे जबरदस्ती रोशनी के हाथ में थमा दिया। उसने धीमी लेकिन जहरीली आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, तुमने खुद ये मुसीबत मोल ली है, तो अब मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे दोष मत देना। किसने कहा था तुम्हें बीच में टांग अड़ाने के लिए, जब नेशनल क्रश का खिताब असल में मेरा था? अगले ही सेकंड उसने जोर से एक चीख मारी, जिससे आसपास के सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। फिर अपने आंखें फाड़कर ऐसे दिखाते हुए जैसे उसे यकीन न हो रहा हो, उसने रोशनी के हाथ में थमाए हुए उसी नेकलेस की तरफ इशारा किया और जोर से बोली, क्या ये मेरा नेकलेस नहीं है? रोशनी, ये तुम्हारे पास कैसे आया? अगर तुम्हें ये नेकलेस पसंद था तो तुम मुझसे कह सकती थी, तुम ऐसे क्यों? उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और बाकी के शब्द ऐसे निकल गई जैसे वो रोशनी की इज्जत की बहुत परवाह कर रही हो और अपनी शिकायत को बड़ी महानता से छुपा रही हो। उसके इस अचानक किए गए ड्रामे ने स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान खींच लिया। उन दोनों को एक साथ खड़ा देखकर कुछ जाने पहचाने चेहरों ने हैरानी से फुसफुसाना शुरू कर दिया। क्या ये आरम खानदान की वही बेटे नहीं है जिसे विदेश भेज दिया गया था? क्या राकेश जी ने ये नहीं कहा था कि वो बाहर बड़ाई कर रही है? वो अचानक यहाँ कैसे आ गई, और वो भी ऐसे कपड़ों में?
आज रोशनी ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे, एक सिंपल सी शर्ट, जीन्स और सफ़ेद कैनवस शूज़। इसके साथ उसने एक कैप और बड़े फ्रेम वाले चश्मे लगा रखे थे, जिससे वो काफ़ी अलग और टॉम बॉय जैसी लग रही थी। महंगे और डिज़ाइनर कपड़ों में सजे लोगों की उस भीड़ में वो अजीब सी बेमेल लग रही थी। बात करने वाली औरत की सहेली ने जल्दी से उसके कान में फुसफुसाया, अरे तुम्हें नहीं पता, उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया था। वो 18 साल की भी नहीं थी और किसी आदमी के साथ चक्कर चला रही थी। मीडिया वालों ने उसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए अस्पताल जाते हुए पकड़ लिया था। उस समय आरम खानदान की बहुत बदनामी हुई थी। तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है? तौबा तौबा, लगता है उससे लोगों का उसे भूल जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो दादी के 70वें जन्मदिन की पार्टी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। हिम्मत तो देखो इसकी। सच में बेचारे आरम खानदान वाले, इतनी शानदार पार्टी का इसने कचरा कर दिया। और माया भी, ऐसी बेटी का होना तो खानदान पर कलंक है। आज जैसे बड़े इवेंट में चोरी करना तो सच में डूब मरने वाली बात है। आसपास ऐसी ही फुसफुसाहटें गूंजने लगी। माया, जो अभी अभी रिया के साथ हाथ में हाथ डाले सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, ने अपने आसपास हो रही इन बातों और गॉसिप को सुन लिया। हॉल में रोशनी और काव्या को एक दूसरे के सामने खड़ा देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चाह रही थी कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए। ये लड़की, मैंने शराफत से इसे यहाँ बुलाया और ये इस तरह मेरी बेइज्जती करवा रही है। ये सब जानबूझकर कर रही है ना? रिया की आंखों में एक चालाक चमक आई, लेकिन उसने माया को संभालते हुए और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मम्मा, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कैसे गलतफहमी? वो रंगे हाथों किसी और का सामान चुराते हुए पकड़ी गई है। चोरी का सामान उसके हाथ में है और फिर भी तुम कह रही हो गलतफहमी है? उसने सच में गजब का नाम रोशन किया है ना? बचपन में, यानी जवानी की शुरुआत में आदमी चुराए और अब बड़ी हो गई है तो सामान चुरा रही है। मुझे बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जो ये नहीं चुरा सकती? उसकी आवाज़ बिल्कुल भी धीमी नहीं थी और कम से कम आसपास खड़े लोगों ने उसका एक एक शब्द साफ साफ सुना। रोशनी ने भी यही सारी बातें सुनी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये उसका परिवार था, ये उसकी सगी माँ थी। काव्या ने रोशनी को एक उकसाने वाली नज़र से देखा, लेकिन अपने चेहरे को और भी मासूम बनाते हुए बोली, रोशनी, अगर तुम्हें ये पसंद था तो तुम बस एक बार मुझसे कह देती, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती। कमीने। रोशनी ने अपने हाथ में पकड़े नेकलेस को कसकर मुट्ठी में भींच लिया। वो बस अब इसका नकाब फाड़कर पलटवार करने ही वाली थी। अचानक एक मर्दाना आवाज ने उन्हें टोक दिया, मिस रोशनी। गायत्री जी ने उम्मीद नहीं की थी कि रोशनी उन्हें यहाँ मिल जाएगी। वो वहाँ खड़ी अमीर घर की लड़कियों और औरतों की भीड़ को नज़रअंदाज करते हुए सीधा आगे बढ़ी और रोशनी का हाथ थाम लिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ मिलोगी। लगता है मेरा यहाँ आना सफल रहा। रोशनी तो हक्का बक्का रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हर जगह सिंघानिया परिवार यानी आर्यन के परिवार के लोग ही क्यों मिल रहे हैं। गायत्री जी ने उसे यूं उलझन में देखा तो मुस्कुराते हुए लाड से बोली, पिछली बार याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हूँ, पर तुम्हें किसी जरूरी काम से जल्दी जाना पड़ा। जब से तुमने आरव का वो एक्यूपंक्चर यानी सुई वाला इलाज किया है, उसकी रंगत काफी सुधर गई है। मैं उसके पापा से कह ही रही थी कि हमें किसी दिन तुम्हारा ढंग से शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने रोशनी को बड़े कौतुक से देखा। इतनी कम उम्र में तुम्हारी डॉक्टरी समझ इतनी लाजवाब है, सच में काबिले तारीफ है। क्या तुमने ये सुई वाला इलाज किसी बड़े उस्ताद से सीखा है? रोशनी को समझ नहीं आया कि क्या समझाए, तो उसने बस गोलमोल जवाब दिया, मैंने बस विदेश में रहते हुए थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था और कुछ पुराने देशी नुस्खों के बारे में जानकारी मिल गई थी। गायत्री जी को पूरी तरह यकीन तो नहीं हुआ। सच में? मुझे लगा तुम किसी मशहूर डॉक्टर की शिष्या हो। जी सच में। रोशनी ने डर के मारे बात बदली कि कहीं वो और सवाल न पूछ ले। वैसे आपका पोता अब सच में बेहतर महसूस कर रहा है ना? अपने लाडले पोते का नाम सुनते ही गायत्री जी का चेहरा खिल उठा, जैसे चेहरे पर किसी ने लाइट जला दी हो। हाँ, जब से तुमने पिछली बार उसका इलाज किया है, आरव पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त दिख रहा है। मैं तो तुमसे कहने ही वाली थी कि एक बार फिर उसका चेकअप कर लो। क्या तुम आज फ्री हो? आज? रोशनी ने अपनी भौएं सिकोड़ी। तभी गायत्री जी का ध्यान वहाँ के माहौल और रोशनी के हाथ में पकड़े उस हार पर गया। ये हार किसका है? उन्होंने ठंडे लहजे में पूछा। अभी मैं सुन रही थी कि कोई कह रहा था कि किसी ने किसी का हार चुरा लिया है। वो तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रहे थे ना? गायत्री जी की नजरें बर्फीली हो गई। कौन है जो तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है? दिल्ली में आरंभ खानदान का नाम भले ही चलता हो, लेकिन सिंघानिया परिवार के सामने उनकी औकात हाथी के सामने चींटी जैसी थी। कोई मुकाबला ही नहीं था।
वहाँ मौजूद मेहमान जो गायत्री जी की चापलूसी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, ये देखकर सन्न रह गए कि गायत्री जी न सिर्फ रोशनी को जानती हैं, बल्कि बिना कुछ पूछे सीधा उसका पक्ष ले रही हैं। काव्या का चेहरा तो कभी पीला पड़ रहा था तो कभी हरा। गायत्री जी के गुस्से के सामने उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हकलाते हुए बोली, गलतफहमी, वो बस एक छोटी सी गलतफहमी थी। मैंने ये नहीं कहा कि रोशनी ने मेरा हार चुराया है। मैंने तो बस उसे अपने हाथ में हार पकड़ी देखा तो पूछ लिया, रोशनी है ना, मैं तो बस पूछ रही थी, है ना। अगर गलतफहमी थी तो तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? क्या ये जानबूझकर दूसरों को गुमराह करना नहीं था? गायत्री जी ने, जिन्होंने दुनिया देख रखी थी, बड़े ही शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा। आसपास खड़े लोग अब तमाशबीन बने देख रहे थे। काव्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो गायत्री जी को जवाब दे सके। वो बार बार रोशनी की तरफ देख रही थी और अपनी गलती का ठीकरा उसी पर फोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस यही कह रही थी कि रोशनी ने चोरी नहीं की है, वो मेरी गवाह है। रोशनी, तुम्हें कुछ बोलो ना। गायत्री जी ने रोशनी का हाथ लिया और वापस काव्या की तरफ बढ़ाते हुए बेरुखी से कहा, बस करो, हो गया तुम्हारा। रोशनी कह चुकी है कि वो नहीं जानती। क्या तुम उसे मेरे सामने झूठ बोलने पर मजबूर करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधी हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। काव्या ने मुंह खोला पर हिम्मत नहीं हुई। वो पीली पड़कर वहीं खड़ी बुदबुदाती रह गई। उसकी तरफ दोबारा देखे बिना गायत्री जी ने बड़े प्यार से रोशनी का हाथ थामा और कहा, अब जब तुम यहाँ मिल ही गई हो तो मुझे आर्यन से तुम्हारा नंबर मांगने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ घर चलो। आरव तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। आपका पोता सच में बहुत प्यारा है। आरव का नाम सुनते ही रोशनी के दिल में ममता की लहर दौड़ गई। तो फिर बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे साथ चलकर उससे मिल सकती हो। रोशनी एक पल के लिए रुकी, फिर गायत्री जी के कान में कुछ कहा। गायत्री जी ने सिर हिलाया और हाथ छोड़ दिया। रोशनी एक स्टाफ मेंबर के पास गई और अपनी दादी के लिए लाया हुआ तोहफा उसे सौंप दिया। वो तुरंत गायत्री जी के पास वापस आई और बोली, माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। गायत्री जी, जो अब उसे बहुत पसंद करने लगी थी, उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई बात नहीं, चलो जी। रोशनी ने पीछे मुड़कर एक बार भी उस हॉल की तरफ नहीं देखा और वहां से निकल गई। रोशनी तो गायत्री जी को भी जानती है और गायत्री जी ने खास तौर पर उसका पक्ष लिया। लगता है उनके बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। काव्या की तो इस बार बहुत गंदी बेइज्जती हुई है। उसने किसी पर अपना हार चुराने का झूठा इल्जाम लगाया और उस इंसान से पंगा ले लिया जिससे उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब जाती। सिर्फ काव्या की ही नहीं, और भी लोगों की नाक कटी है। क्या तुमने अभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि बचपन में इंसान चुनो और बड़े होकर सामान? अब उन्हें पता चल गया है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा था, और जो बातें उन्होंने अभी अभी कही थी उन्हें याद करके तो उनके गाल खुद की ही तबाचों से सूज गए होंगे, है ना? आसपास हो रही इन चर्चाओं की आवाजें न तो बहुत तेज थीं और न ही बहुत धीमी। माया का चेहरा तो कभी हरा, कभी सफेद, तो कभी बैंगनी हो रहा था। सच में देखने लायक नजारा था। यहाँ तक कि रिया, जो उसके साथ चल रही थी, का चेहरा भी गुस्से से बिगड़ गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उस दिशा में घूरती रही जहाँ रोशनी गई थी। धत तेरी की, रोशनी तो गायत्री जी जैसी ऊंची डाल पर जा बैठी। लगता है रिया को अपनी चालें तेज करनी पड़ेंगी और अब वो उसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकती। वो तो बस मुझे चिढ़ाने के लिए ही पैदा हुई है, और ऊपर से उस खास मेहमान को भी अपने साथ ले गई जिसे मैंने इतनी मिन्नतों से बुलाया था। कितनी बली बेइज्जती है ये। मॉम, ये बस एक गलतफहमी थी, रिया ने कहा। गलतफहमी? गायत्री जी को मैं कितनी मुश्किल से बुला पाई थी और वो ऐसे ही उन्हें अपने साथ ले गई। अगर ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? वो इतनी चिढ़ी हुई थी कि रोशनी के पक्ष में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थी। क्या पता, हो सकता है कि उसने वो हार जानबूझकर अपने हाथ में लिया हो ताकि गायत्री जी का ध्यान खींच सके और वो उसका पक्ष लें। वो बस सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती है ताकि सबको पता चल जाए कि वो वापस आ गई है। माया की आवाज बहुत तीखी थी। उसने रिया का हाथ कसकर पकड़ा। उसे ध्यान से देखते हुए बोली, रिया, तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी माँ यहाँ है, मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। रोशनी चाहे जिस भी इरादे से वापस आई हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। माया के मजबूत पकड़ से रिया के हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक शातिर और संतुष्ट मुस्कान तैर गई। मॉम, आप सच में मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। गायत्री जी, अभी जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होटल से बाहर निकलने के बाद रोशनी ने तुरंत उनका हाथ छोड़ा और अपना आभार जताया।
उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गायत्री जी बिना कुछ पूछे उसका पक्ष लेंगे, और ऊपर से उन्होंने उसके हाथ में पकड़े हार का एक वाजिब कारण भी सबके सामने रख दिया। इतने सालों में उसे मुश्किलों की आदत सी हो गई थी, और पहली बार जब किसी ने इतने डंके की चोट पर उसका साथ दिया तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए फिर से उसका हाथ थाम लिया और प्यार से थपथपाते हुए बोली, मुझे तुम्हारे चरित्र पर पूरा भरोसा है, और तुम पहली लड़की हो जिसे आर्यन घर लेकर आया है। साथ ही तुमने आरव के इलाज में भी मेरी मदद की, इसलिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं तो मुझे इशारों में ये याद तो नहीं दिला रही कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। रोशनी हड़बड़ा गई और जल्दी से अपना हाथ हिलाते हुए बोली, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। गायत्री जी हंस पड़ी और बड़े अपनेपन से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो ठीक है, अब हम एक दूसरे को शुक्रिया शुक्रिया खेलना बंद करते हैं। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा नाम रोशनी है ना? मैं आपसे तुम्हें रोशनी ही बुलाऊंगी। जी ठीक है। और तुम्हें भी मुझे बार बार गायत्री जी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे गायत्री आंटी बुला लिया करो। सामने वाली इतनी गर्मजोशी से और सच्चाई से पेश आ रही थी, और रोशनी भी कोई दिखावटी इंसान नहीं थी। वो समझ सकती थी कि कौन सच में अपनापन दिखा रहा है और कौन सिर्फ शिष्टाचार निभा रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने भी अपनी झिझक छोड़ दी। जी गायत्री आंटी। अच्छी बच्ची। गायत्री जी को उसका ये सच्चा और साफ सुथरा अंदाज बहुत पसंद आया, और उन्होंने तुरंत मुस्कुरा के जवाब दिया। उसकी बाह पकड़ते हुए बोली, चलो जल्दी चलते हैं, आरव घर पर इंतजार कर रहा है। वो रोशनी को सड़क किनारे खड़ी अपनी शानदार लिंकन कार में बिठाने के लिए बेताब थीं। ड्राइवर ने बड़े सम्मान के साथ दोनों के लिए दरवाजा बंद किया और वो कार वहां से तेज रफ्तार में निकल गई। हेलो जी, क्या हाल चाल? सोचा आपसे बात कर लूं। मैं हूं दिव्या, रोज एक वीडियो डालती हूं, फिर भी कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब तक 500 भी नहीं हो पाए और चाहिए 1000। वॉच टाइम तो हो गया है, पर प्लीज सब्सक्राइबर भी करवा दो। एक बार चेक करो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोड़ रही हूँ। और जिन्होंने कर लिया है उन सबको बड़ा वाला थैंक यू। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। सिंघानिया ग्रुप की गगनचुंबी इमारत के सीईओ ऑफिस में चेतन पूरे दोपहर से मंडरा रहा था। बोलते बोलते उसका गला सूख गया था, लेकिन जो आदमी अपने काम में डूबा था उसने उसकी तरफ ध्यान देने का कोई नाम नहीं लिया। अरे भाई, कम से कम मेरी तरफ देख तो ले। क्या तुझे लग रहा है कि मैं यहाँ अकेला कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ? गला सूख चुका था और जीभ तालू से चिपक रही थी। आखिरकार वो रुका, पास रखा पानी का ग्लास उठाया और गट-गट करके पूरा पानी पी गया। सच बता, तेरी और रोशनी के बीच चल क्या रहा है? क्या तू सच में उसमें इंटरेस्टेड है? मुझे तो वो तुझ में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं लग रही। क्या तूने उसे प्रपोज किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया हो? सच कहा जाए तो कभी कभी काली जुबान बिल्कुल सटीक निशाने पर लगती है, खास तौर पर जब किसी की दुखती रग पर हाथ रखना हो। जो आदमी अब तक उसे नजरअंदाज कर रहा था, उसने आखिरकार सिर उठाया, अपनी तीखी आंखों से उसे घूरा और चिढ़कर हाथ में पकड़ा पेन नीचे रख दिया। क्या तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है? चेतन ने देखा कि आखिरकार आर्यन का ध्यान उसकी तरफ आ ही गया है, तो वो एक शातिर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। सच कहूँ तो नहीं, मैं तो बस तेरी लव लाइफ की जासूसी करने और अपनी जमा की हुई खुफिया जानकारी देने आया हूँ, है ना? हाँ, ये बता, तू अगली बार उससे मिल कब रहा है? क्या तूने उसे डेट पर चलने के लिए पूछा? पिछली बार तो तूने उसे धोखे से फंसाकर मुलाकात की थी। अगर तू उसे डेट पर ही नहीं ले जा सकता तो लाइन कैसे मारेगा? क्या तुझे एक बार फिर मेरी मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने उसे बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन चेतन भी इतनी आसानी से टलने वालों में से नहीं था। वो तुरंत फिर से उसकी करीब खिसका, उसकी बकबक चालू थी। क्यों नहीं? जब तक तू लड़की को बाहर नहीं ले जाएगा तब तक डेट कैसे होगी? तो इस डेटिंग वाले मामले को बहुत हल्के में ले रहा है। मेरी बात सुन। पूरी दोपहर कान में भिनभिनाने वाली इस आवाज को सहने के बाद आर्यन ने अपनी घड़ी देखी। अचानक उसने अपनी कुर्सी घुमाई और सीट के पीछे रखा अपना कोट उठा लिया। तू कहाँ जा रहा है? घर। वक्त हो चला था। अब तक रोशनी अपनी माँ के घर से लौट आई होगी, उसे भी अब निकलना चाहिए। उधर रोशनी सिंघानिया परिवार की पुरानी हवेली से बहुत अच्छे मूड में निकली। इस बार उसने न सिर्फ आरव का एक्यूटेंचर किया था, बल्कि गायत्री जी के सामने उसने और उनके प्यारे आरव ने एक दूसरे के फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। अब वो उसकी उस छोटी सी जीनियस फोन वॉच के जरिए उससे बात कर सकती थी। उसने गायत्री जी के ड्राइवर से घर छोड़ने के प्रस्ताव को मना कर दिया और इसके बजाय अपने छोटे से अपार्टमेंट तक जाने के लिए एक टैक्सी कर ली। उसका किराए का अपार्टमेंट ग्रीन वैली से बहुत दूर नहीं था, लेकिन सिंघानिया खानदान की हवेली से काफी फासले पर था। रोशनी को वापस पहुंचने में आधा घंटा लगा।
जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंची, उसने देखा कि सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। अंदर से लगातार सामान शिफ्ट करने की आवाजें आ रही थीं। सोफे का ध्यान रखना, खरोंच ना लगे। इसे यहाँ रखो, जल्दी से पलंग अंदर लाओ। हाँ, अब इसे थोड़ा बाईं तरफ खिसकाओ। तुम बस इस फूलदान को मेज पर रख दो। गुलाब नहीं, मैंने कितनी बार कहा है, गुलाब बिल्कुल नहीं। आर्यन सर को बेबीज ब्रीथ पसंद है। जल्दी करो, इन सबको बेबीज ब्रीथ से बदल दो। जी सर। और वो पेंटिंग, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा? नीलामी से जो लैंडस्केप पेंटिंग हम अभी लाए हैं उसे यहाँ लगाओ। जिज्ञासा के मारे रोशनी ने हाथ में चाबी पकड़े हुए अंदर झांका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नया पड़ोसी शिफ्ट हो रहा है और वो लोग अंदर भारी डेकोरेशन करवा रहे हैं। ये नया पड़ोसी काफी अमीर लग रहा था। भला कोई इतना रईस इंसान इस मामूली सी बिल्डिंग में क्यों शिफ्ट होगा? खैर, उसे क्या लेना देना। जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलने के लिए ताले में चाबी डालने ही वाली थी, अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। रोशनी, धत तेरे की, ऐसा नहीं हो सकता। ये आवाज तो... वो ऐसे जम गई जैसे किसी ने उसके शरीर की किसी नस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा दिया हो। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और जैसी उसे आशंका थी, उसकी नजरें उन रौदाब और दबंग चीर जैसी आंखों से टकराईं। सत्यानाश, ये तो सच में वही है। उसके तो होश उड़ गए, लेकिन किसी तरह उसने अपने होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाई और कहा, आर्यन सर, आप यहाँ कैसे? ग्रीन वैली में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए मैंने पास ही एक टेम्पररी जगह ढूंढ ली, आर्यन ने कहा, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो क्या पूछने वाली थी। वो अपने लंबे कदमों से उसके पास आया और उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी। उसकी गर्म सांसें एक बार फिर रोशनी के सिर के ऊपर महसूस हो रही थीं, जो अपने साथ उसका वो खास रौबदार एहसास भी ला रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी पूरी तरह से उसके साये में घिर गई हो, उसके तिलिस्म में कैद हो गई हो। ये एहसास बहुत खतरनाक था। उसने तुरंत 2 कदम पीछे लिए, लेकिन सामने खड़े उस आदमी ने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे घर पर अभी पानी नहीं है, क्या तुम्हारे घर पर 1 गिलास पानी मिल जाएगा? उसकी कलाई जहां आर्यन ने पकड़ा था वहां की त्वचा जलने लगी थी और उसे लगा कि वो किसी भी बल आग पकड़ सकती है। बात इसकी नहीं थी कि रोशनी को सहूलियत है या नहीं, वो तो साफ तौर पर उसके घर पर पानी पीने की जिद कर रहा था। मैं पहले ही बता दूं कि मेरा घर थोड़ा बिखरा हुआ है। रोशनी ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए दरवाजा खोला। अंदर आने से पहले बस 2 मिनट बाहर इंतजार करना। वो उससे पहले भागकर अंदर गई, जल्दी से सोफे पर पड़ी अपनी छोटी सी ब्रा उठाई और जितनी जल्दी हो सके उसे बेडरूम में फेंक दिया। फिर उसने जोर से बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। मुड़कर उसने आवाज लगाई, ठीक है, अब आप अंदर आ सकते हैं। आर्यन बाहर से अंदर आया। उसकी शाही और गहरी काली आंखें उस छोटे से कमरे की हर चीज का जायजा ले रही थीं। पिंक सोफा, पिंक ड्रेसिंग मिरर और यहाँ तक कि टीवी वाली दीवार भी पिंक थी। ये देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि बाहर से सख्त दिखने वाली इस लड़की का दिल कितना नाजुक और प्यारा है। आर्यन की नज़रों की सामने रोशनी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से सोफे पर रखा और स्नूपी कुशन हटाया और उसे बुलाया, आर्यन सर प्लीज़ यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। आर्यन उसी जगह बैठ गया जहाँ उसने कहा था। रोशनी गिलास हाथ में लिए आधी ही दूर गई थी कि उसे अचानक कुछ याद आया और वो मुड़ी, अरे हाँ, मेरे घर में जूस और कॉफ़ी भी है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मेरे घर में इन शब्दों ने निश्चित रूप से उस इंसान को खुश कर दिया जिसे खुश करना आमतौर पर बहुत मुश्किल था। उसने अच्छे मूड में अपने होठों को घुमाकर एक मुस्कान दी, कॉफ़ी। कॉफ़ी? रोशनी ने उसकी मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। वो कुछ सेकंड झिझकी, फिर उसने कोई दिखावा ना करने का फैसला कर लिया और सच बोल दिया, मैंने वो 10 रुपए वाला इंस्टेंट कॉफ़ी का पैकेट खरीदा था, शायद उसका स्वाद इतना अच्छा ना हो। क्या आप पक्का कॉफ़ी ही लेना चाहते हैं? आर्यन ने सच में कभी अपनी जिंदगी में 10 रुपए वाली कॉफ़ी नहीं पी थी, लेकिन उसके प्यारे से चेहरे को देखकर उसे अचानक वो ट्राई करने की उत्सुकता हुई। ठीक है, रोशनी ने जल्दी से बात संभाली, फिर मैं बना कर लाती हूँ, बस 1 मिनट। जब वो कॉफ़ी बना रही थी, आर्यन ने उसके छोटे से अपार्टमेंट को अच्छे से देखने का मौका निकाल लिया। तभी उसकी नज़र उस स्क्रिप्ट पर पड़ी जो रोशनी ने वहीं छोड़ दी थी। ये रही कॉफ़ी। जैसे ही रोशनी बाहर आई, उसने देखा कि वो शानदार आदमी उसके स्क्रिप्ट में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसने हड़बड़ाहट में कॉफ़ी का मग नीचे रखा और उसके हाथों से स्क्रिप्ट छीन ली। वो कॉफ़ी तैयार है, क्या आपको प्यास नहीं लगी थी? पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। उसने जल्दी से वहाँ की चीज़ें समेटी। आर्यन ने जैसे इस छोटी सी बात का बुरा नहीं माना, उसने मग उठाया और एक घूंट लिया। उसकी खूबसूरत भौहें हल्की सी ऊपर उठी। मैंने पहली बार मग में कॉफ़ी पी है।
अजीब स्थिति, रोशनी ने झेमते हुए समझाया। यहाँ ज्यादातर मैं अकेली ही रहती हूँ, इसलिए मेरे पास सिर्फ 2 ही मग हैं। आपको एसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी मग से कॉफी के स्वाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलने के बाद ही उसे याद आया कि उसने अभी पूरी ईमानदारी से बताया था कि उसकी कॉफी वो 10 रुपए वाली इंस्टेंट कॉफी है। आर्यन के सामने उसकी 10 रुपए वाली कॉफी की क्या औकात थी। मेरा मतलब है, इससे कॉफी पीने में कोई दिक्कत नहीं होती। रोशनी ने जल्दी से अपनी बात सुधारी। वो इतनी जल्दी में बोली कि लगभग अपनी जीभ ही काट ली थी। मुझे पता है, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। रोशनी ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया और अपना सिर कॉफी के मग में झुका लिया। ये मुझ पर हंस रहा है ना, पक्का मुझ पर हंस रहा है। उसने बिना स्वाद लिए 2-3 घूंट में अपनी कॉफी खत्म कर दी और जब सिर उठाकर देखा तो आर्यन ने अपनी कॉफी आधी भी खत्म नहीं की थी। मैं फिर से भर लाती हूँ, आप यहीं रुकिए, उसने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पिछले 20 सालों में उसने जितनी इज्जत कमाई थी वो सब आज मिट्टी में मिल गई। जैसे ही वो खड़ी हुई, उस आदमी ने, जिसने 10 रुपए की इंस्टेंट कॉफी को भी शाही बना दिया था, अपना मग नीचे रखा और अचानक बोला, मुझे नहाना है। नहाना है? मतलब मेरा बाथरूम इस्तेमाल करना है? अंदर से रोशनी बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन आर्यन के उस रौबदार और हैंडसम चेहरे को देखकर उसकी इनकार करने की सारी हिम्मत जवाब दे गई। मेरा बाथरूम आपके लिए थोड़ा छोटा पड़ सकता है। सच तो ये था कि बाथरूम बिल्कुल छोटा नहीं था। उसने इस पुराने अपार्टमेंट को किराए पर लेने का फैसला ही इसीलिए किया था क्योंकि ये ग्रीन वैली के पास था और इसमें एक बढ़िया प्राइवेट बाथरूम था जिसमें उसका पसंदीदा बड़ा बाथटब भी था। दिन भर की पखान के बाद वो आराम से उसमें वक्त बिता सकती थी क्योंकि किराया भी काफी कम था। बात बस इतनी थी कि वो अपना बाथटब शेयर नहीं करना चाहती थी, खासकर आर्यन के साथ तो बिल्कुल नहीं। रोशनी को उस आग लगा देने वाली रात के कुछ धुंधले दृश्य याद आए और जैसे ही उसने सोचा कि आर्यन उसके बाथरूम में नहाने जा रहा है, उसके कान शर्म से लाल होने लगे। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं उसे साफ कर देती हूँ। अभी भी उसके अंदरूनी कपड़े, अंडरवेयर वही टंगे थे। तो मतलब ये सचमुच नहाने वाला है? बिल्कुल तमीज़ नहीं है इसमें। रोशनी ने अपनी किस्मत को कोसा और बड़बड़ाई, मैं तैयारी कर देती हूँ। आर्यन खड़ा हो गया। उसकी झिझक को पूरी तरह अनदेखा करते हुए उसने उसके इस प्यारे ऑफर को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दांत पीसते हुए रोशनी ने अपनी फूटी किस्मत को स्वीकार किया और सीईओ साहब की सेवा में लग गई। उसने एक नौकरानी की तरह बाथरूम साफ किया, नहाने का पानी तैयार किया और भारी मन से अपना कीमती शावर जेल बिल्कुल सामने रख दिया ताकि उसे ढूंढना ना पड़े। उसने रबर के दस्ताने पहन रखे थे और बालों को गीला होने से बचाने के लिए सिर पर एक छोटा तौलिया लपेट रखा था। वो बिल्कुल घर की बाई जैसी लग रही थी। इसके ठीक विपरीत लिविंग रूम में बैठा वो आदमी सूट बूट में एकदम कड़क लग रहा था, जैसे कोई संस्कृत गुंडा। कोई हैरानी नहीं कि इतने ठंडे स्वभाव के बावजूद वो साल दर साल बॉलीवुड और बिजनेस सर्कल का मोस्ट वांटेड दामाद बना हुआ था। रोशनी ने अपनी नजरें हटाईं और कहा, आर्यन सर, सब तैयार है। आर्यन ने महसूस किया कि उसकी नज़रें उसके शरीर से हट गई हैं और पता नहीं क्यों उसके सीने में एक अजीब सी कमी महसूस हुई। धत तेरी की, तैयार है? जी। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और खड़ा हो गया, जैसे उसने ध्यान ही न दिया हो कि रोशनी अभी उसे ही ताक रही थी। वो उसके पास आया और जैसे ही वो करीब आया वो अचानक रुका और नीचे झुककर अपना हाथ बढ़ाया। मर्दाना हार्मोन्स की महक उसे घेरने लगी और रोशनी का पहला रिएक्शन बचने का था। उसने झटके से अपना सिर मोड़ लिया, लेकिन उसकी चुड्डी को आर्यन ने मजबूती से पकड़ लिया। हिलो मत। उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। ये आवाज़ तो सीधे रूह को छू रही थी। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके सिर से कुछ हटाया गया है और जैसे ही वो आदमी पीछे हटा वो भारी दबाव कम हो गया। तुम्हारे सिर पर कुछ लगा था, उसने कहा। आर्यन की खुली हथेली में प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और गाल लाल हो गए। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी तरफ देख सके। उसने झेंपते हुए बस इतना कहा, शुक्रिया। वो वहां से भागने की फिराक में थी, लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाती, आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। आर्यन की मजबूत बाहें उसकी गर्दन के पास टिकी थी और उसकी सांसों में एक हमलावर जैसा तेज एहसास था। ये सब क्या हो रहा है? आर्यन की नजरें गुलाबी होठों पर टिकी थीं। उसने गहरी सांस ली, अपने शरीर में उठती बेचैनी और गर्मी को बड़ी मुश्किल से दबाया और उसे छोड़कर पीछे हट गया। कुछ नहीं। उस पल वो बस अपना आपा खोने ही वाला था। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था।
जबरदस्ती खुद को कंट्रोल करने की वजह से उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। ये उसकी दवा का वक्त था, लेकिन आज वो ग्रीन वैली नहीं गया था और दवा उसके पास नहीं थी। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी उंगलियों से अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। रोशनी ने उसका पीला पड़ता चेहरा देखा। हालांकि वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी उसने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में लग रहा था। आर्यन के कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी और वही पुराना दर्द फिर से लौटने लगा। उसका लंबा शरीर डगमगाया और उसने खुद को रोशनी से दूर किया। अपनी पूरी ताकत बटोरते हुए उसने कहा, मैं ठीक हूँ, शायद बस थक गया हूँ, नहाने के बाद अच्छा लगेगा। क्या तुम मेरा बाथरोब ला दोगी जो सोफे पर रखा है? ये बाथरोब साथ लेकर आया था तो अपने घर पर क्यों नहीं नहाया? इतनी देर से मैं इसकी नौकरानी बनी घूम रही हूँ। रोशनी का मूड पल पल में बदल रहा था, फिर भी वो मान गई। ठीक है, वो लिविंग रूम की तरफ चली गई। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। 1 घंटे तक बाथरूम साफ करने के बाद उसकी पीठ और पैरों में दर्द होने लगा था। अफसोस कि अभी भी आराम करने का वक्त नहीं आया था। रोशनी ने एक ठंडी आह भरी और जब तक वो नहा रहा था उसने घर को फिर से जल्दी जल्दी साफ करने का फैसला किया। खास तौर पर यहाँ वहाँ बिखरे अपने छोटे मोटे कपड़े उसने जल्दी से उठाए। उसने वो ब्रा भी वॉशिंग मशीन में डाल दी जो उसने बेडरूम में छिपाई थी। वॉशिंग मशीन की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। रोशनी ने अपनी गर्दन को थोड़ा स्ट्रेच किया और वापस लिविंग रूम में आ गई। बाथरूम से अभी भी पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। अभी तक नहा रही हैं? ये नहाना तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उससे रहा नहीं गया। वो बाथरूम के दरवाजे के पास गई और उसे खटखटाया। आर्यन सर, मैंने आपका बाथरूम बाहर टैंक दिया है, आप बाद में खुद ले लीजिएगा। छप 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 छप। पानी की आवाज़ के अलावा अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोशनी ने अपनी भौं सिकुड़ी। आर्यन सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंदर से अभी भी सिर्फ पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कोई जवाब नहीं। रोशनी के कदम वहीं जम गए। कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी आवाज़ धीमी नहीं थी और पानी के शोर के बावजूद उसे सुनाई देना चाहिए था। रोशनी ने अपने होंठ चबाए, एक पल हिचकिचाई और फिर से दरवाज़ा खटखटाया। आर्यन सा, अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पानी के शोर के बीच उसे एक बहुत ही धीमी कराहत सुनाई दी। सत्यानाश! उसने दोबारा खटखटाने का इंतजार नहीं किया, सीधा दरवाज़ा धक्का देकर अंदर घुसी। बाथरूम का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वो आदमी जो अभी सूट बूट में था, बाथटब के पास फर्श पर गिरा पड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसकी सफ़ेद शर्ट पानी से चिपक कर पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसके शरीर की मजबूत मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। उसके काले बालों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा इतना पीला पड़ चुका था जैसे शरीर से पूरा खून निचोड़ लिया गया हो। वो शानदार खुदा जैसा दिखने वाला चेहरा दर्द से बुरी तरह खिंचा हुआ था। उसका दायां हाथ मजबूती से अपने दिल पर टिका था, जो बता रहा था कि वो दर्द को सहने के लिए खुद को कितनी बुरी तरह बेच रहा है। इतनी तकलीफ के बावजूद उसकी पीड़ा कम नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि उसके पतले होंठ भी खुद को दबाने की वजह से कट चुके थे और उनसे खून निकल रहा था। पूरा नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन वो इस हाल में भी खतरनाक हद तक आकर्षक लग रहा था। रोशनी एक पल के लिए उस नज़ारे को देखकर सुध बुध खो बैठी, पर वो तुरंत होश में आई, आगे बढ़ी और उस भीगे हुए आदमी को सहारा दिया। आर्यन, तुम्हें क्या हुआ है? आर्यन। हेलो जी, क्या हाल चाल? सोचा आपसे बात कर लूं। मैं हूं दिव्या, रोज एक वीडियो डालती हूं, फिर भी कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब तक 500 भी नहीं हो पाए और चाहिए 1000। वॉच टाइम तो हो गया है, पर प्लीज सब्सक्राइबर भी करवा दो। एक बार चेक करो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोड़ रही हूँ। और जिन्होंने कर लिया है उन सबको बड़ा वाला थैंक यू। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। घबराहट में रोशनी तो आर्यन सर कहना ही भूल गई। उसने झटपट आर्यन का माथा छूकर देखा। माथा आग की तरह तप रहा था। गर्मी महसूस होते ही उसका हाथ झटके से पीछे हट गया। तुम्हें तो तेज बुखार है। अभी कुछ देर पहले तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। भला नहाने के बाद अचानक इतना तेज बुखार कैसे हो सकता है? ये तो मेडिकल साइंस के ही बाहर की बात है। चलो उठो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रही हूँ। उसने तुरंत फैसला लिया और जमीन पर पड़े आर्यन को उठाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रोशनी की कोमल और महकती हुई गर्माहट उसके करीब आई, आर्यन के सिर में तेज धमाके होने लगे। उसने अपने पतले होंठों को मजबूती से भींच लिया और खुद को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, बाहर जाओ।
वो अपनी हालत जानता था। इस वक्त रोशनी का उसके करीब होना बहुत खतरनाक था। जब तुम्हारी ये हालत है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हें यहाँ ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। रोशनी ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ी। ऊपर से तुम मेरे घर पर हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे पहले पुलिस मेरी ही गर्दन पकड़ेगी। चलो चुपचाप खड़े हो जाओ। उसने आर्यन का हाथ नीचे किया, एक गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए उसे खड़ा करने में अपनी पूरी जान लगा दी। पहले लिविंग रूम में चलो। बाथरूम में अभी भी ठंडा पानी जल रहा था। कुछ ही मिनटों में रोशनी भी पूरी भीग चुकी थी। अगर वो ज्यादा देर वहां रुकती तो उसे भी जुकाम हो जाता। शायद उसकी बातों का असर हुआ। इस बार उस मगरूर आदमी ने उसे धक्का नहीं दिया और चुपचाप सहारा लेकर लिविंग रूम तक आ गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर वो उसे सोफे पर बिठा पाई। एक तरफ वो अपने नए सोफे की फिक्र कर रही थी और दूसरी तरफ उसका हाथ फोन की तलाश में था। उसने पूछा, मुझे याद है तुम्हारा एक दोस्त डॉक्टर है, उसका नंबर क्या है? शुरुआत में तो वो घबरा गई थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि आर्यन को फिर से वही दौरा पड़ा है। उसका छोटा बेटा आरव भी एक बार इसी तरह के दर्द से गुजरा था। सिंघानिया परिवार की ये अनुवांशिक बीमारी दिल से जुड़ी हुई लगती है। आमतौर पर इंसान बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन जैसे ही ये बीमारी उभरती है, मरीज बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। साथ ही दिल में एक मरोड़ उठने वाला दर्द होता है। अस्पताल में ईसीजी करवाओ तो सब नॉर्मल आता है। यही तो सबसे बड़ी सिरदर्दी थी। रिपोर्ट सब ठीक बताती थी, लेकिन दर्द असली और जानलेवा होता था। शुरुआत में आरव की खातिर उसने इस बीमारी के बारे में बहुत पढ़ाई की थी। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई का विषय बदलकर आयुर्वेद और देसी इलाज कर लिया था ताकि कोई रास्ता मिल सके, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आरव जब छोटा था तो इस दर्द की वजह से उसकी गोद में सिर रखकर मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए रोता था। उसी घटना ने रोशनी को मजबूर कर दिया था कि वो आरव को वापस सिंघानिया परिवार के पास भेज दे। आर्यन के पास इसकी कोई खास दवा जरूर होगी। अगर उसके पास नहीं है तो उसके डॉक्टर दोस्त के पास तो पक्का होगी। वही डॉक्टर जिसका सरनेम च्यू था। क्या तुम्हें इसका नंबर याद है? रोशनी ने देखा कि आर्यन दर्द के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए था। छोड़ो, इस हालत में तुम्हें क्या ही याद होगा, मैं खुद तुम्हारा फ़ोन चेक करती हूँ। वो उसके कपड़ों की जेबों में फ़ोन ढूंढने लगी। उसकी शरीर की मर्दाना महक फिर से रोशनी को घेरने लगी। अचानक आर्यन ने अपनी आंखें खोली और झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। रोशनी इस अचानक खिंचाव से डर गई और हड़बड़ाकर सफाई देने लगी। गलत मत समझना, मैं तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैं तो बस फ़ोन ढूंढ रही थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसका शरीर तेजी से आगे की ओर झुका और उसके होंठ उस आर्यन के ठंडे और पतले होठों से जा टकराए। मम्म! रोशनी को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी उसे एक मिंटी यानी पुदीने जैसा किस महसूस हुआ। पिछली बार तो आर्यन हिचकिचाया था और बात आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन इस बार वो एक आज़ाद शिकारी की तरह था। उसने रोशनी को कोई मौका नहीं दिया और इस किस को और गहरा कर दिया। सत्यानाश! उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जबरदस्ती करने वाले को पीछे धकेला। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि वो चिल्ला पाती, सोफे पर पड़ा वो आदमी फिर से दर्द के मारे एक कराह भरी। उसकी भौहें खिंच गई और रोशनी का हाथ पकड़ने वाली उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। आर्यन के चेहरे पर उस बेइंतहा दर्द को देखकर रोशनी का सारा गुस्सा पानी पानी हो गया। छोड़ो यार, एक बीमार इंसान से क्या ही बदला लेना। इस बार उसने समझदारी दिखाई और दूर से ही झटपट उसका फोन ढूंढ लिया, कॉन्टैक्ट्स चेक किए और सी लेटर के नीचे उसे एक नंबर मिल गया। उसने तुरंत कॉल मिलाया। ट्रिंग ट्रिंग! 2 ही घंटी बजी थी कि फोन उठ गया। इससे पहले कि रोशनी कुछ बोल पाती, दूसरी तरफ से आवाज आई जो किसी मशीन गन की तरह बिना रुके बोल रही थी। हाँ भाई, मैं अभी तक तुझसे पूछ रहा हूँ कि तू उस रोशनी को कैसे पटाने वाला है, और तू है कि मेरी बात अनसुनी करके मुझे ऑफिस में अकेला छोड़कर भाग गया और अब तुझे मेरी याद आ रही है। क्या हुआ? अचानक तुझे अपनी इस यार की अहमियत समझ आ गई और तू चाहता है कि मैं तेरी नन्ही रोशनी को फंसाने के, कैप्चर करने के प्लान में मदद करूँ। उसको फंसाने का प्लान? गजब भाई, छा गए गुरु। रोशनी को बड़ी अजीब सी खांसी आई और वो धीमे से बोली, नमस्ते, माफ कीजिएगा, मैं रोशनी बोल रही हूँ। फोन पर एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे दूसरी तरफ किसी ने भूत देख लिया हो। काफी देर बाद दूसरी तरफ से एक हड़बड़ाई हुई आवाज आई। अरे, मेरा फोन अभी मेरे असिस्टेंट ने छीन लिया था। हेलो, क्या आप मिस रोशनी बोल रही हैं? मैं चेतन हूँ। आवाज बिल्कुल उसी असिस्टेंट जैसी थी। सफेद झूठ बोल रहा है बंदा। रोशनी ने फोन पकड़े हुए कहा, बात यह है कि आर्यन सर अभी मेरे घर पर है और उनकी हालत बहुत खराब लग रही है। आप डॉक्टर है ना? क्या आपके लिए अभी यहाँ आना मुमकिन है? शुरुआत में तो चेतन सोच रहा था कि शर्म के मारी जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, लेकिन ये सुनते ही वो तुरंत सीरियस हो गया। क्या? मेरे पास टाइम है, तुम कहाँ हो? मैं अभी पहुँचता हूँ। रोशनी ने उसे अपने छोटे से अपार्टमेंट का पता और नंबर बता दिया। मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वो अभी भी अस्पताल में था और रोशनी का घर शहर के बिल्कुल दूसरे कोने पर था। ऐसे में 20 मिनट का मतलब था कि वो हवा से बातें करता हुआ आने वाला था।
जब तक मैं नहीं आता प्लीज़ उसका ख्याल रखना। उसने आखिर में रोशनी से ये गुजारिश करना नहीं भूला। रोशनी ने सिर हिलाया, कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है। अब जबकि ये इंसान उसके घर में था तो जैसा कि उसने पहले सोचा था, अगर आर्यन को कुछ हो गया तो सबसे पहले उसी की गर्दन नपने वाली थी। शुक्रिया मिस रोशनी। कॉल कट गई। किसी से संपर्क हो जाने के बाद रोशनी ने राहत की सांस ली। उसने फ़ोन नीचे रखा, पलटी और वापस सोफे के पास आ गई। सोफे पर पड़ी उस आदमी ने अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं और उसके पतले होंठ एक सीधी रेखा में खिंचे हुए थे। ये साफ दिख रहा था कि वो भयंकर दर्द बर्दाश्त कर रहा था। उसका बायां हाथ उसके माथे पर था और सांसें बहुत तेज चल रही थीं। वो 2 मिनट तक उसके पास खड़ी रही, लेकिन आखिरकार उससे रहा नहीं गया और वो सोफे पर लेटे इंसान से बोली, आर्यन, तुम मुझे सुन पा रहे हो ना? मैं तुम्हें एक्यूपंक्चर यानी सुई वाला इलाज देती हूँ। हालांकि इससे तुम्हारा दर्द पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा आराम ज़रूर मिलेगा। तुम्हें बस मेरे साथ कोऑपरेट करना है और हिलने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? रोशनी ने उसे समझाते हुए कहा। एक्यूपंक्चर कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान मरीज का शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। सोफे पर पड़े इंसान ने कोई आवाज़ नहीं की, बस दर्द से ऐंठता हुआ उसी पोस्चर में रहा जैसे वो खुद पर काबू रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा हो। मजबूर होकर रोशनी वापस अपने कमरे में गई, अपना सुइयों वाला बक्सा ढूंढा और वापस लिविंग रूम में आ गई। अपनी आस्तीनें चढ़ाकर उसने आर्यन का हाथ सीधा किया और उसे सुइयां लगाने के लिए तैयार करने लगी। चीनी चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली सुइयां बहुत पतली और लंबी होती हैं। उसने एक एक करके आर्यन के हाथ के ज़रूरी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर सुइयां चुभो दी। उसके हाथ पर सुइयां लगाने के बाद उसने बिना किसी झिझक के आर्यन के शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए और उसकी खुली हुई हनी कलर चौड़ी छाती पर भी एक सुई लगा दी। आर्यन के मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकली। उसने अपने होंठ और कसकर भींच लिए। रोशनी रुकी नहीं, उसने अपना हाथ तेज किया और उसे तसल्ली देते हुए बोली, अभी थोड़ा दर्द हो रहा है पर जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। उसकी वो सुकून देने वाली आवाज़ जो किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह कानों से टकराई थी, आर्यन के शरीर की तपिश को धीरे धीरे कम करने में मदद कर रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उसके पास खड़ी रोशनी का वो दूधिया गोरा और खूबसूरत चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया, जैसे दुनिया का सबसे हसीन नज़ारा हो। रोशनी। 10 मिनट बाद आखिरकार रोशनी ने सारी सुइयां निकाल ली। आर्यन के शरीर पर हल्का पसीना आ गया था और उसका दर्द अब काफ़ी कम हो गया था। सुइयों को वापस बक्से में रखने के बाद रोशनी ने फ्रिज से वो जड़ी बूटी वाली दवा निकाली जो छोटे आरव के लिए बनाई थी। उसे माइक्रोवेव में गर्म किया और बाहर ले आई। उसने आर्यन को सोफे पर उठकर बैठने में मदद की और कटोरा उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, इसे पी लो, उसने प्यार से समझाया। ये तुम्हारे शरीर को अंदर से ठीक करने वाली दवा है, इससे तुम्हारे लक्षणों में काफ़ी आराम मिलेगा। आर्यन को अब बहुत बेहतर महसूस हो रहा था। उसने कटोरा लिया और सिर पीछे झुकाकर एक ही बार में पूरी दवा गटक ली। जैसे ही उसने दवा पी, रोशनी ने तुरंत उसे एक फ्रूट कैंडी दे दी जो उसने पहले ही निकाल के रखी थी। दवा बहुत कड़वी है ना, ये टॉफ़ी खा लो, मुँह का स्वाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी में पहली बार दवा के बाद टॉफ़ी पाने का अनुभव करते हुए आर्यन ने बिना रैपर खोले ही उसे हाथ में ले लिया। उसकी गहरी समंदर जैसी आंखें अपने पास खड़ी उस लड़की पर टिक गईं। अचानक उसने पूछा, क्या तुमने मेरी बीमारी के बारे में पढ़ाई की है? क्या बात है, आर्यन का दिमाग बीमारी में भी तेज चल रहा है। जिस पल से रोशनी यहाँ आई थी, उसने इस बीमारी के प्रति अपनी गहरी समझ दिखा दी थी। हालांकि उसने साफ साफ कुछ नहीं कहा था, लेकिन आर्यन ने सब भांप लिया था। उसके एक्यूपंक्चर करने के तरीके से लेकर फ्रिज में पहले से तैयार रखी दवा और उसे ये तक पता होना कि दवा कितनी कड़वी है, ये सब बता रहा था कि रोशनी उसकी इस बीमारी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। सच तो ये था कि ये बीमारी असल में कोई बीमारी थी ही नहीं। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया था और बड़े बड़े एक्सपर्ट से सलाह ली थी, जिनका मानना था कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक समस्या यानी साइकोलॉजिकल इशू है जो कल्पनाओं की वजह से दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लेकिन आर्यन को पूरा यकीन था कि वो इतना कमज़ोर नहीं है कि कल्पनाओं के बहकावे में आ जाए, और इस बीमारी के बारे में उसने इंटरनेट पर एक शब्द भी नहीं छोड़ा था। फिर रोशनी इतनी तैयार कैसे थी, जैसे उसने पहले से ही इस पर रिसर्च कर रखी हो। आर्यन की नजरें रोशनी पर ऐसे गड़ी थी जैसे वो उसे आर पार देख लेना चाहता हो। तभी उसके कानों में एक चौंकाने वाला सच गूंजा। 5 साल पहले तुम शायद 17 साल की रही होगी। 5 साल पहले, वो शब्द उसकी जुबान पर आकर रुक गए। रोशनी का दिमाग तेजी से दौड़ा और वो हड़बड़ाहट में बोल पड़ी, सच तो ये है कि मुझे भी इस बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बस पिछली बार आरव की मदद करने के बाद मैंने इस पर थोड़ी सीरियस रिसर्च की थी।
ये दवा जो मैंने अभी आपको दी ये मेरा अपना बनाया हुआ नुस्खा है। मैं आरफ पर आजमाने से पहले इसे एक बार टेस्ट करना चाहती थी कि असरदार है भी या नहीं। उसकी खूबसूरत आंखों में मासूमियत भरी पूछताछ थी। आर्यन सर, क्या इसे पीने के बाद आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? आर्यन उसे देखता रहा। रोशनी बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे उसे कुछ छिपाना ना हो। उसका व्यवहार इतना साफ और बेबाक था कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ महज एक इत्तेफाक था। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि उसके दिल का दर्द कम हो गया था, लेकिन सिर में अभी भी हल्की सी कसक थी जो उसे गहराई से सोचने से रोक रही थी। हाँ, अब बहुत बेहतर है। ये तो अच्छी बात है। मुझे डर था कि जल्दबाजी में तैयार किया गया मेरा ये घरेलू नुस्खा कहीं बेकार न चला जाए। रोशनी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी कलाई अभी भी आर्यन की मजबूत पकड़ में थी। बड़ी शर्मिंदगी वाली स्थिति थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अपनी कलाई झटकने की कोशिश की। मैंने आपके फ़ोन से डॉक्टर चेतन को फ़ोन किया था, शायद वही आए होंगे। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। ठीक है। आर्यन की नज़रें अभी भी उस पर टिकी थीं, लेकिन आखिरकार उसने हाथ छोड़ दिया। रोशनी ने मौके का फायदा उठाया और लपक कर दरवाज़ा खोलने भागी। डॉक्टर चेतन। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सफ़ेद कोट पहने चेतन, जिसने कोट उतारने तक की फुर्सत नहीं ली थी, अंदर भागा और घबराहट में पूछा, आर्यन कहाँ है? अंदर है, मैं देखता हूँ। चेतन तेजी से अंदर गया। उसे लगा था कि उसका दोस्त दर्द से तड़प रहा होगा, लेकिन वहाँ तो आर्यन सोफे पर बड़े आराम से बैठा था। वो ठिठक गया। आर्यन तू, ये क्या चक्कर है? उसे लगा था दौरा पड़ा है, पर ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आर्यन ने आखिरकार अपनी नजरें रोशनी से हटाई और अपनी उंगलियों से नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। उसने शांत आवाज में कहा, कुछ नहीं। क्या तू दवा लाया है? क्या सच में दौरा पड़ा था? चेतन को यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी उसने देरी नहीं की और अपनी जेब से दवा की शीशी निकालकर उसे थमा दी। ले, ये रही। मैं पानी लेकर आती हूँ। रोशनी ने तुरंत अपनी सेवा पेश की। वो झट से एक गिलास पानी ले आई। ग्लास लेते वक्त आर्यन ने जानबूझकर या अनजाने में रोशनी की उंगलियों को छुआ। फिर एक गोली निकाली और अपनी चमकती आंखों से रोशनी की तरफ देखते हुए पूछा, अगर मैं ये गोली अभी खा लूं तो क्या उस दवा का असर कम हो जाएगा जो तुमने अभी दी थी? कैसा असर? चेतन बीच में कूद पड़ा। रोशनी को अब पछतावा हो रहा था कि उसने उसे आरव वाली दवा क्यों दी। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी वाली तो बस एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जैसी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेतन अभी भी कंफ्यूज था। मिस रोशनी, कैसा असर? मुझे तो एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा। आर्यन ने गोली निगली, पानी का एक घूंट पिया और रोशनी के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा, कुछ नहीं यार, रोशनी ने बस मुझे एक्यूपंक्चर दिया था। रोशनी ने अभी तक ये साफ नहीं किया था कि उसके घर में पहले से तैयार आयुर्वेदिक दवा क्यों रखी थी। जब तक आर्यन खुद इस राज की तह तक नहीं पहुंच जाता, वो ये बात किसी और को नहीं बताना चाहता था। चेतन की दिलचस्पी अब बढ़ गई थी और उसने रोशनी की तरफ मजाकिया अंदाज में देखा। मिस रोशनी, तो आप आयुर्वेद और जड़ी बूटियों की भी जानकार हैं। आपको देखकर लगता नहीं कि हम दोनों एक ही प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। मैंने बस यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ाई की है, मेरे पास कोई मेडिकल लाइसेंस नहीं है। रोशनी ने साफ इनकार कर दिया। वो अभी सच मानने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही आर्यन ने उस पर शक किया था। अगर वो थोड़ा भी और करीब जाती तो ये राज खुल जाता कि छोटा आरव उसी का बच्चा है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? चेतन ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उसकी आंखों में शरारत थी और उसकी नजर वापस सोफे पर लेटे उस आदमी पर टिक गई। तौबा तौबा, बॉस तो लड़की पटाने के लिए सच में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। बिना मेडिकल लाइसेंस वाली लड़की से एक्यूपंक्चर करवाने की हिम्मत जुटा ली। आपको पता होना चाहिए, आर्यन का इलाज करने वाले डॉक्टर कम से कम उस लेवल के होते हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े मेडिकल जर्नल्स में अपनी रिसर्च छापी हो। उन्हें डर नहीं लगा कि कहीं रोशनी का हाथ कांप गया और वो लकवाग्रस्त हो गए तो? इसी को शायद कहते हैं, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चेतन ने तुरंत अपना मन बना लिया। वो अपने दोस्त को एक धक्का और देने के लिए तैयार था। मिस रोशनी, मैंने अभी आर्यन को चेक किया है और उसकी हालत अब स्थिर है। उसे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। चूंकि आपका भी मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें, मैं उसे आज रात आपकी देखरेख में छोड़ दूं। क्या आप उसका ख्याल रख सकती हैं? चेतन ने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया और रोशनी के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा, मेरी आज रात एक बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे यहीं छोड़ देता हूँ। मीटिंग के बाद मैं उसे लेने आ जाऊंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मिस रोशनी। उसने तुरंत मुड़कर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि कोई उससे संपर्क ही न कर सके। रही बात अगली सुबह की, तो वो रोशनी को एक मैसेज भेजकर माफी मांग लेगा कि मीटिंग के बाद दोस्तों के साथ पार्टी में वो गलती से ज्यादा पी गया था और फोन भी बंद हो गया था। एकदम परफेक्ट बहाना। किसी के पास शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। आर्यन ने अपनी भौवें सिकोड़ी और जबरदस्ती उठने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आर्यन, पागलपन बंद कर। इस हालत में तू अपना ख्याल कैसे रखेगा? रोशनी, जो इस ड्रामे को मना नहीं कर पा रही थी, उसने हार मानकर कहा,
रहने दीजिए, मैं इनका ख्याल रख लूंगी, वैसे भी मुझे और कोई काम नहीं है। चेतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने 1 सेकंड के लिए भी अपनी खुशी छिपाने का नाटक नहीं किया। फिर तो आपकी बड़ी मेहरबानी मिस रोशनी। उसे डर था कि कहीं रोशनी अपना मन न बदल ले, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं आर्यन के कपड़े अभी भिजवा देता हूँ। आपने रात के खाने के बारे में कुछ सोचा है? क्या मैं खाना भी यहीं भिजवा दूँ? रोशनी मन ही मन सोच रही थी कि अगर कोई कपड़े देने आ रहा है तो वो इस बंदे को साथ लेकर क्यों नहीं जा सकता। ये जानबूझकर किया गया प्लान इतना साफ था कि कोई भी समझ जाए, लेकिन वो पहले ही हाँ कह चुकी थी और अब अपनी बात से पलट नहीं सकती थी। रोटी की जरूरत नहीं है, इनकी हालत अभी भारी खाना खाने की नहीं है, मैं इनके लिए दलिया बना दूंगी। चेतन और भी ज्यादा खुश हो गया। वो लगभग नाचते हुए तालियां बजाने लगा। बिल्कुल सही मिस रोशनी, आप कितनी समझदार हैं, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। आर्यन आज इतना प्यारा बीमार बना है, उम्मीद है कि रोशनी उसे प्यार से ही संभाल लेगी। चेतन का चेहरा खुशी से चमक रहा था, बस गाना गाना बाकी था। उसने अपनी घड़ी देखी और वक्त पर बोला, ठीक है फिर, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। आर्यन, मैं चलता हूँ। आर्यन ने उसे तीखी नजर से देखा। चेतन इशारा समझ गया और वहां से 9-2-11 हो गया। आर्यन के वहां रुकने के बाद रोशनी के पास उसकी वफादार केयरटेकर का किरदार निभाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसने उसके नहाने का पानी तैयार किया, दलिया बनाया और बिस्तर भी बदला। शुक्र है कि पिछली बार की बड़ी शॉपिंग में उसने कुछ एक्स्ट्रा चादरें और रजाइयां खरीद ली थीं, वरना आज रात उसे कुत्ते वाले बिस्तर पर ही सोना पड़ता। रोशनी को महक और साफ सफाई को लेकर थोड़ी सनक थी। अपने प्यारे छोटे आरव के अलावा वो अपने बेडरूम में किसी भी मर्द की महक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बिस्तर बदलने तक आर्यन अपना दलिया खत्म कर चुका था। आप रुकिए, मैं इसे रख देती हूँ। रोशनी ने उसे उठते हुए देखा और तुरंत दौड़कर उसके हाथ से कटोरा ले लिया। उसे आगे की तरफ धकेलते हुए वो बोली, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बीमार हैं, जाकर आराम कीजिए। मैंने साफ चादरें बिछाकर आपका बिस्तर तैयार कर दिया है, अभी के लिए वहीं सो जाइए। अपना काम खत्म करके डॉक्टर चेतन आपको लेने आ जाएंगे। और तुम? आर्यन ने हल्की सिल्वर रंग का सिल्क पजामा सेट पहना हुआ था। ऐसा चमकीला रंग किसी और पर अजीब और दिखावटी लग सकता था, लेकिन उस पर ये एकदम शाही लग रहा था। कैजुअली हैंडसम नाम का शब्द पक्का इसी इंसान को देखकर बनाया गया होगा। रोशनी ने इस आदमी के बेमिसाल रूप को टीवी पर ना जाने कितनी बार देखा था, लेकिन उसे आमने सामने देखना अभी भी उसकी सांसें रोक देने वाला था। वो इंसान हद से ज्यादा खूबसूरत था। इतना हैंडसम होना पक्का कोई जुर्म होना चाहिए। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और उसे अंदर धकेलते हुए एकदम नॉर्मल तरीके से बोली, मैं तो जाहिर है कि कमरा साफ करूंगी। आपके सोने के बाद मुझे किचन साफ करना है। वॉशिंग मशीन में कपड़े भी अभी धुल ही रहे हैं। मुझे तो सोने में अभी टाइम लगेगा, आप जाकर सो जाइए। जब डॉक्टर चेतन आएंगे तो मैं आपको उठा दूंगी। आर्यन उसे एक छोटी सी पत्नी की तरह इधर उधर दौड़ते हुए देख रहा था और ये छवि उसके दिमाग में गहराई से छप गई। उसने अपने पीले पड़ चुके होंठों को एक सीधी रेखा में भींच लिया और उसे तौलिया लेकर वापस लिविंग रूम की तरफ जाते हुए देखता रहा। 2 घंटे बाद आखिरकार रोशनी ने आखिरी कपड़ा भी सूखने के लिए डाल दिया। उसने अपने शरीर को कसकर स्ट्रेच किया। उसे अपने रोम रोम में दर्द महसूस हो रहा था। हे भगवान, मैं तो पूरी तरह थक चुकी हूँ। अपनी मांसपेशियों को थोड़ा आराम देने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग करने के बाद रोशनी बेडरूम की तरफ बढ़ी। पता नहीं अंदर वाला इंसान अभी तक सोया भी है या नहीं। उसने धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला। कमरे में एकदम गुप्त अंधेरा था और सांसों की आवाज़ के अलावा पूरी शांति थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो सो चुका है। दबे पांव बिस्तर की तरफ जाते हुए रोशनी ने अपना फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया, पास ही बिस्तर पर किसी की करवट लेने की आवाज़ से वो डर के मारे कांप गई और अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी रह गई। जब करवट लेने की आवाज़ वापस एक गहरी और शांत सांस में बदल गई, तब जाकर उसने राहत की एक लंबी सांस ली। उसकी तो जान ही निकल गई थी। उसे लगा कि उसने आर्यन को जगा दिया है। जैसे ही रोशनी ने अपना फ़ोन उठाया और वहां से वापस लौटने ही वाली थी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसने बिस्तर पर सो रहे इंसान की नींद में खलल डाला था, लेकिन अचानक सोते हुए भी आर्यन ने एकदम सटीक निशाना लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हाथ में फ़ोन लिए हुए रोशनी चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की किसी चिमटे की तरह मजबूत थी, जिससे आज़ाद होना नामुमकिन था। उसने कई बार कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने हार मान ली और नींद का नाटक कर रहे उस इंसान के कान में फुसफुसाते हुए बोली, आर्यन, क्या तुम सो रहे हो? मेरा हाथ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसे अचानक एक जोरदार झटके से खींचा गया और वो सीधा उस आदमी के ऊपर जा गिरी। रोशनी पूरी तरह से सन्न रह गई थी। सोते हुए इंसान ने शायद उसे कोई बड़ा सा तकिया समझ लिया था। उसने एक दबी सी आवाज़ निकाली और अपनी बाहें सिकोड़ ली, जैसे वो बस जागने ही वाला हो।
उसकी बाह रोशनी की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी और उसके शरीर की गर्मी रोशनी की त्वचा को जला रही थी, खासकर उसकी सांसें जो रोशनी के चेहरे पर अजीब सी गर्माहट छोड़ रही थीं। हेलो जी, क्या हाल चाल? सोचा आपसे बात कर लूं। मैं हूं दिव्या, रोज एक वीडियो डालती हूं, फिर भी कई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब तक 500 भी नहीं हो पाए और चाहिए 1000। वॉच टाइम तो हो गया है, पर प्लीज सब्सक्राइबर भी करवा दो। एक बार चेक करो कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, हाथ जोड़ रही हूँ। और जिन्होंने कर लिया है उन सबको बड़ा वाला थैंक यू। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।